हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो सोक्रेट्स, प्लाटो और अरिस्टोटल, जो इनके बीच में डिफरेंस है वो हम आज अच्छे से इसको पढ़ेंगे। और अब मुझे ये बताना है इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। ठीक है। पहले जो आप बोल रहे थे कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आ रही है, तो उसके लिए मैंने एक माइक लिया, तो आप मुझे इसकी बता सकते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। अगर अच्छी नहीं हुई तो हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे सोक्रेट्स, प्लाटो और अरिस्टोटल, आज इनके बीच में जो भी डिफरेंस है वो हम आज करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले सोक्रेट से। सोक्रेट जो था वो 1469 बीसीए में पैदा हुआ था, एथेन और ग्रीस में। और इनको वेस्टर्न फिलोसफर का फादर कहा जाता है। ठीक है। और इन्होंने जो इन्फ्लुएंस किया था वो लॉजिक्स, एथिकल्स एथिक्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, ये वाले। जो सोक्रेट्स की जो टीचिंग स्टाइल है वो हम देखते हैं। सोक्रेट किसी स्कूल, जैसे सोक्रेट जो थे ना वो किसी स्कूल के टीचर नहीं थे। उनका जो टीचिंग स्टाइल था या वो ये था कि वो क्वेश्चन, उनका स्टाइल था कि क्वेश्चन पूछना, जिसे हम सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। वो डायरेक्ट जवाब नहीं देते थे, बल्कि लोगों के सवाल करके उनका सोचने पर मजबूर करते थे। ठीक है। मतलब जैसे सोक्रेटिस है वो किसी स्कूल के टीचर नहीं थे। उनका मतलब जो भी उनका स्टाइल था वो सिर्फ ये था क्वेश्चन पूछना। जैसे सोक्रेटियन, उनके मतलब जो मेथड को कहा जाता है वो सोक्रेटियन मेथड कहा जाता है। ये आपको बीएड के जो भी आप कोर्स लोगे या जो भी आप एडमिशन लोगे तब वहाँ आपको अच्छे से इसके डिटेल में बताया जाएगा कि सोक्रेट्स के मेथड कौन से हैं, प्लाटो के कौन से हैं, रूसो के कौन से। तो वहाँ पे आपको हर इन फिलोसफर के आपके वहाँ को भी मिलेगा। ठीक है। तो उसके बाद एग्जाम्पल हम अगर कहें कि मिसाल के तौर पे क्या है, अगर कोई कहता था कि जस्टिस क्या है, तो सोक्रेट उसके बारे में सवाल करते थे ताकि वो खुद अपने जवाब ढूंढे। मतलब वो ये कहते थे कि हर बंदा क्या करे, उनको सवाल पूछते थे, वो फिर जाके आराम से उस सॉक्रेट के बारे में, मतलब उस वो सवाल को जाके देखते थे, खुद क्वेश्चन ढूंढते थे कि इस सवाल का क्या है। ठीक है। मतलब वो उनका मेन पर्पस ये था कि अगर कोई बोलता था कि जस्टिस क्या है तो सॉक्रेट ये पूछते थे और जाके वो बंदा जाके खुद ढूंढता था कि हाँ सॉक्रेट्स का जो ये है, तो सॉक्रेट उस बारे में सवाल करते थे ताकि वो खुद अपने जवाब ढूंढे। ठीक। सोक्रेट डिड नॉट टीच इन क्लासरूम। सोक्रेट जो थे वो क्लासरूम में टीच नहीं किया, और उनका यूनिक मेथड था कि आस्किंग प्रॉब्लम क्वेश्चंस चैलेंज अजम्पशन कॉल्ड सोक्रेटिक मेथड। ही बिलीव डायलॉग और अवर लेक्चर्स गाइडेंस पीपल्स इन डिस्कवर द ट्रूथ देमसेल्फ। मतलब ये कह रहे हैं कि सोक्रेट जो थे वो मतलब किसी स्कूल या क्लासरूम में उन्होंने टीचिंग नहीं की। वो सिर्फ क्वेश्चन मतलब पूछते थे, प्रॉब्लम चैलेंज क्वेश्चन पूछते थे। और उनके जो मेथड थे, क्वेश्चन को पूछने का मेथड को सोक्रेटिक मेथड कहा जाता था। ठीक है। और वो बिलीव करते थे डायलॉग और अवर लेक्चर पे, और गाइडिंग पीपल को कैसे ट्रूथ को डिस्कवर करना है। और उसके बाद जो इनके फिलॉसफी और आइडिया थे कि वो अपने आप से पूछना, नो सेल्फ। जो मैं जानता था वो यही है कि मैं कुछ नहीं जानता। वर्चुअल नेकी की ग्रेटेस्ट गुड्स नॉलेज लीड्स टू राइट एक्शन। मतलब ये कह रहे थे कि वो उनकी फिलॉसफी का आइडिया ये था कि वो अपने आप से पूछते थे कि मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछता वो खुद से पहले ढूंढते थे उसका जवाब कि हाँ इसका जवाब क्या है, और उसके बाद जो वो जानते थे उसके हिसाब से वो बता देते। जो जानते थे वो बता, जो नहीं जानते थे उनके ऊपर वो डिस्कवर करते, पूछते थे, उसके ऊपर काम किया करते थे। ठीक है। फिर उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस जो विजडम थी। फिर उसके बाद आई नो डैट आई नो नथिंग, वर्च्यू इज द हाईएस्ट गुड एंड ट्रू नॉलेज लीड टू मॉरल बिहेवियर। ठीक। और उनके जो फेमस स्टूडेंट थे वो आपको, जैसे सोक्रेटिस के तीन फेमस स्टूडेंट है। प्लाटो तो मतलब हर उस इंसान को पता होगा, लेकिन उसके जो नेक्स्ट जो मतलब स्टूडेंट थे वो ज़ैफोन थे, एक वो एक हिस्टोरियन थे, और उसके बाद अलेक्जेंडर से थे जो एक पॉलिटिशियन लीडर का थे। और उसके बाद जो इनके फेमस डिसिप्लिन थे वो प्लाटो, जेनवन एंड अल्बर्ट बेट थे। और उसके बाद प्लाटो डॉक्यूमेंट्स मोस्ट सोक्रेट थ्रो हिज आइडिया सिंस सोक्रेट हिमसेल्फ नेवर रोट एनीथिंग। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि सोक्रेट्स ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन उनके जो भी डायलॉग थे, जो भी उनकी बातें थी, वो सिर्फ मतलब क्वेश्चन पूछते रहते थे, या जो भी होता था वो अपने मतलब क्वेश्चन दिखाते थे। और उसके बाद पॉलिटिकल बैकग्राउंड और दुश्मनी, जैसे मतलब सोक्रेट के बारे में मतलब एक मिथ है कि सोक्रेट्स क्या कर रहा था कि बच्चों को पढ़ा रहा था, और बच्चों को सभी वे लोग उधर चले गए थे, जिसकी वजह से महल पे मतलब जो किंग का महल था वहां पे अटैक हुआ। उसकी वजह से इस चीज को उनको मतलब जहर दिया गया था। मतलब ये मैंने कहीं पढ़ा भी था, तो मतलब यूट्यूब पे। तो मुझे मतलब जब मैंने इस पे डिटेल रिसर्च की तो ये चीज़ मतलब नहीं निकली उसकी। तो एथेन उस वक्त जो था वो डेमोक्रेसी था, लेकिन अनस्टेबल
था, मतलब एथेन में जो थी वो डेमोक्रेसी थी लेकिन अनस्टेबल थी। सोक्रेट ओपन डिबेट करता था रूलर्स और क्रिटिसाइज करता था, मतलब वो ओपनली डिबेट, मतलब सोक्रेट ये थे कि वो ओपनली, मतलब जब भी वो करते थे वो खुला मतलब वो बात करते थे। और उसके बाद उनके जो स्टूडेंट थे जैसे क्रेटिस और अलिकबेट्स और पॉलिटिशियन डेंजरस काम किए जिसके ब्लेम पे सोक्रेट लोग जिसका ब्लेम लोग सोक्रेट पे भी लगाने लगे, मतलब वो कुछ ऐसी बातें थी जो मतलब पॉलिटिशियन ने जो काम किए थे उसकी वजह से लोग जो थे वो सोक्रेट्स के ऊपर भी मतलब इल्जाम लगाने लगे थे कि उसके बाद एथेन में जो डेमोक्रेसी के वो पॉलिटिकली अनस्टेबल थी। सोक्रेट क्वेश्चन करते थे लीडरों को और ओपनली वो आस्क मतलब करते थे कि मतलब उनके क्या करते, वो फिर अपने स्टूडेंट को बताते थे कि इनका जो पॉलिटिकल ट्रबल है, पीपल बिगन से ब्लेमिंग सोक्रेट्स, मतलब वो ये कह रहे थे कि वो लोगों को ऐसे बताते थे, फिर लोग उस पे भी करते थे कि उसको भी ब्लेम करते थे कि सोक्रेट्स ने ऐसे बोला। ठीक है। उसके बाद जो ट्रायल्स थे जैसे मतलब जो ट्रायल्स है सोक्रेटिस के, मतलब वो बोल रहे थे कि जो ट्रायल हुए थे जो कोर्ट के ऊपर वो चार्ज हुए थे वो किस में, मतलब किस में हुए थे 399 बीसीए में जो सोक्रेटिस के ऊपर तीन चार्ज हुए थे जैसे हम बोलते हैं उसके ऊपर क्या इल्जाम थे। तो सबसे पहला ये था कि वो यूथ को करप्ट करना, मतलब वो जो उनकी कोर्ट में ये बोला था कि वो यूथ को करप्ट कर रहा है और सिटी को गॉड में बिलीव ना होना, मतलब वो ये कह रहे थे कि जो सोक्रेटिस है वो सिटी को गॉड में बिलीव नहीं करने थे और नया डिवाइन स्पिरिट का आइडिया देना, मतलब उसके बाद नए लोग मतलब तरीके के आज़ाद करना कि ये चीज़ें आज़ाद करना जिसकी वजह से इनको मतलब ये इनके ऊपर मतलब इल्ज़ाम थे। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रायल था वो ये था कि उनको मतलब जो भी उनका जस्टिस का कोर्ट था उनको तो गलती डिक्लेयर किया। फिर उसके बाद इन 399 पुट ऑन ट्रायल करप्टिंग ये हमने कर दिया। फिर उसके बाद करप्टिंग द यूथ नॉट बिलीविंग इन एथेन गार्ड, मतलब वो एथेन के जो गार्ड थे मतलब वो उसके ऊपर बिलीव नहीं करना था। इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्पिरिचुअल बिलीफ, और उसके बाद वो इंट्रोड्यूस कर रहा था न्यू स्पिरिचुअल बिलीफ के ऊपर। और उसके बाद उसको भी इस चीज़ के ऊपर जो था मतलब गिल्टी फील किया मेजोरिटी वोट की वजह से। फिर उसके बाद कोर्ट में सोक्रेट का बिहेवियर करता था, मतलब कोर्ट के टाइम पे सोक्रेट्स का क्या बिहेवियर था। और उसके मतलब उसने अपने डिफेंस दिया, क्लेमली कहा मैं सिर्फ सच ढूंढता हूँ, मैं किसी को बिगाड़ता नहीं। मतलब उससे जब पूछा गया कोर्ट में कि ये आपको क्यों मतलब कि जो आपने किया ये आप अपनी सफाई में क्या बोलना चाहते हो, वो ये कह रहे थे कि मैं सिर्फ सच ढूंढता हूँ, मैं किसी को बिगाड़ता नहीं। मतलब वो ये कह रहे थे कि मुझे जो भी लगता है मैं अपने हिसाब से उस चीज़ को ढूंढता हूँ फिर उसके बाद काम करता हूँ। उसने माफ़ी नहीं मांगी, उस ना उससे पनिशमेंट से बचने की कोशिश की। उसने कहा अगर उसे आज़ादी मिलती है लेकिन वो फिलासफी छोड़ दे तो वो मौत को प्रेफरेंस डिफेंस का हिमसेल्फ क्लेम करेगा। मतलब जब उसको कहा गया कि आप माफ़ी मांगो या फिर पनिशमेंट से आपको मतलब हम आज़ाद कर देंगे, जो भी आपने किया है तो आप उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मुझे आज़ादी ऐसी नहीं चाहिए, अगर मैं फिलासफी छोड़ दूं तो मुझे इससे अच्छा है मुझे मरना मंजूर है। फिर उसके बाद उसने जो सीख ट्रूथ था, आई डू नॉट करप्ट एनीवन, वो और ये कह रहे थे कि मैंने किसी को करप्ट नहीं बनाया। और उसके बाद ही रिफ्यूज टू अप्लाइज और कॉम्प्रोमाइज, और वो इस चीज़ पे मतलब वो ये कह रहे थे कि मुझे कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करूंगा अगर आपको ये लगता है कि ही सैड रैदर देन डाई रैदर देन फिलासफी एंड ट्रूथ। वो कह रहे थे अगर मुझे मरना मंजूर है लेकिन फिलासफी और ट्रूथ को नहीं छोड़ सकता। ठीक। फिर उसके बाद जो डेथ हुई थी वो हम ये कह रहे थे कि वो कैसे हुई थी, मतलब ये कह रहे थे कि जो डेथ हुई थी वो उसमें मतलब किस चीज़ में हुई थी, जहर कैसे दिया था, और उसके बाद क्या था सोक्रेट ट्रायल और डेथ। और उसके बाद सिंपल क्लियर नो ड्रामा फैक्ट्स। फिर उसके बाद डिड स्टूडेंट इनवाइट टू टीच, मतलब वो कुछ ऐसी मिथ होती हैं कि जैसे ये हो रहा था कि बच्चों को वो इनवाइट करते थे और वो पढ़ाते थे, और उसने ये कहा था कि नहीं सुक्रेट जो थे वो फॉर्मल टीचर नहीं थे। और उसके बाद वो किसी से कोई स्कूल गया और फीस वगैरह नहीं लेते थे, लोग खुद उनके पास आते थे और उनसे डीप क्वेश्चन पूछ लेते कि मतलब जैसे कुछ भी बात होती थी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछना कि ये चीज़ कैसे हो गई थी, इसके ऊपर कैसे काम किया जाए। तो वो फिर उसके बाद ही डिड नॉट टीच व्हाट टू थिंक, ही टॉयज टू हाउ टू थिंक, मतलब वो ये कह रहे थे कि मतलब आप क्या सोचते हो, इससे अच्छा है कि आपको कैसे सोचना चाहिए, आपको कैसे इंस्पायर करना चाहिए। और जैसे भी जैसे प्लाटो हो गए, जेनफर एलेक्बेट्स हो गए, ये लोग उससे डीपली इंस्पायर थे। और जैसे ये प्लाटो और जो जो दो इनके दोस्त तीन स्टूडेंट थे उनसे ये मतलब बहुत अच्छे से इंस्पायर थे। फिर उसके बाद वाज देयर एनी पैलेस अटैक लिंक टू सोक्रेटिस, जैसे मैंने आगे ऊपर आपको बोला था कि कुछ ऐसे मिथ थे तो जिसके ऊपर मतलब फिर वो उसका ये जवाब देते हैं कि नो सोक्रेटिस वाज नॉट इन्वॉल्व इन एनी अटैक ऑफ किंग पैलेस, लेकिन उससे कुछ स्टूडेंट पॉलिटिकल रूल में थे। जैसे मतलब वो उसके जो सिविल स्टूडेंट थे वो पॉलिटिकल रूल्स में थे। जैसे
क्रिटियास और उसके बाद अल्किबिades। क्रिटियास जो थे वो पार्ट ऑफ द थ्रेस्टी ट्राइड से, क्रियोल्स रूलर आफ्टर वर्स, फिर उसके बाद अल्किबिades थे वो बेटर एट एथेंस ड्यूरिंग वॉर। पीपल ब्लेम करते थे सोक्रेट्स के ऊपर इनडायरेक्टली बिकॉज ही स्टूडेंट डिड नॉट रॉन्ग थिंग, मतलब वो ये कह रहे थे कि लोग उस पे ऊपर मतलब कि इनडायरेक्टली ब्लेम करते थे कि ये लोगों को बिगाड़ रहा है, ये लोगों की वजह से ऐसे हो रहा है। तो उसकी वजह से उन्होंने मतलब इस चीज़ के ऊपर बोला था कि ये लोगों को बिगाड़ रहा है, तो उसके ऊपर इन्होंने मतलब जो भी लिंक थे वो उसकी वजह से इनको अटैक मतलब जो भी हुआ था, वो जो ये मिथ जो बना रहे थे कि मतलब जो सोक्रेट्स जो थे वो मतलब उनके पैलेस के ऊपर अटैक हुआ था, उसकी वजह से उनको मतलब जहर वगैरह दिया था। तो फिर उसके बाद जो था व्हाट वाज द चार्ज अगेंस्ट सोक्रेट्स, सोक्रेट्स के ऊपर चार्ज क्या थे। तो वो हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा, फिर भी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे। जो एथियन डेमोक्रेसी ऑफिशियली, ये ऑफिशियली जो थे अक्यूज हुए थे, मतलब ऑफिशियली जो मतलब उनके ऊपर मतलब हुए थे, जैसे करप्ट मतलब यूथ को करप्ट करना, और उसके बाद जो सिटी या जो गार्ड था उसके ऊपर बिलीव नहीं करना, और उसके बाद न्यू स्पिरिचुअल आइडिया को मतलब इन्होंने लाना। फिर ये लीगली चार्ज थे, बट रीजन वाज पॉलिटिकल एंगर, मतलब ये लीगली चार्ज थे लेकिन जो था वो रीजन था वो पॉलिटिकल एंगर, जो पॉलिटिशियन थे वो उसके ऊपर मतलब गुस्सा कर रहे थे कि उन लोगों को मतलब वो अच्छे मतलब रास्ता दिखा रहा है जो ये गलत दिखा रहा है, क्योंकि उसके स्टूडेंट को ने सिटी को हराम किया था, मतलब जो उनके स्टूडेंट थे वो सिटी को कुछ मतलब ये कर रहे थे, उनको मतलब बता रहे थे ऐसे कर रहे थे, उसकी वजह से उनको लग रहा था कि सोक्रेट्स जो थे मतलब वो गलत कर रहे हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, डिड सोक्रेट एक्सेप्ट द ब्लेम, मतलब कि जो भी सोक्रेट्स के ऊपर ब्लेम थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था, उसका जवाब है नहीं, उन्होंने कुछ ब्लेम नहीं किया था। वो ये कह रहे थे कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता और मैं सिर्फ सच की तलाश में करता हूँ। ही डिड नॉट अप्रोच एंड सैड, ठीक है, उसने मतलब ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने मतलब ये कहा था कि मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ सच की तरफ तलाश करता हूँ, और उसने बोला कि मैं अपने तरीके से जानता हूँ चाहे उसकी कीमत मौत हो। मतलब वो ये कह रहे थे कि अगर मुझे ये जो मैं कर रहा हूँ अगर इसकी वजह से मुझे मौत हो रही है तो मुझे ये चीज़ मंजूर है। और उसने कहा कि क्लियरली बोला कि फिलासफी और सोच छोड़कर जिंदा रहना पसंद नहीं करेगा। मतलब वो ऑलरेडी कह रहे थे, उनको ऑलरेडी ऑप्शन दिया गया था कि आप क्या करें, ये जो आपका ब्लेम है आप इसको छोड़ के आप एक नए रास्ते पे चले जाएं, और उसके बाद आपको मतलब ये छोड़ दिया जाएगा, आपको जो भी जहर वगैरह होगा वो नहीं दिया जाएगा। उसने ये चीज़ को मना किया, उसने बोला कि अगर मुझे फिलासफी और सोच को छोड़कर सच को छोड़ के जाने का है तो मुझे मौत जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट हैपन ड्यूरिंग ट्रायल, मतलब ये बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग ट्रायल में कि क्या हुआ था, मतलब फिर उसके बाद बोल रहे थे जजोरिया 500 स्टूडेंट वोट एंड मेजोरिटी फाउंड हिम गिल्टी, मतलब ये बोल रहे हैं कि 500 लोगों ने मतलब वोट किया था और उसके बाद कुछ ज्यादा लोग जो थे वो सोक्रेटिस को गिल्टी फील करा रहे थे। सोक्रेट का ऑप्शन मिला था कि वो अल्टरनेट पनिशमेंट दे फाइन एक्सटेंड, बट ही सेड, मतलब उसने बोला था कि अगर आपको छोड़ दिया जाएगा आप इसके हवाले से आप हमें मतलब फाइन वगैरह दे दो, या फिर ये जो भी काम है तो इनको आप छोड़ सकते हो। तो फिर उसने बोला गया था, इफ द ओनली वे टू लीव टू स्टॉप क्वेश्चनिंग एंड स्टॉप सीकिंग ट्रूथ देन आई चूज डाई डेथ, हिज टूल टॉल्ट नो फियर नो रिग्लेक्ट नो कॉम्प्रोमाइज। उसने ये कहा गया था कि अगर मुझे क्वेश्चन के ऊपर जो भी अगर मुझे रोक टोक हो रही है और जो मैं सच बोल रहा हूँ उसके ऊपर हो रही है तो इससे बजाय मुझे मरना मंजूर है, ठीक है। फिर उसके बाद इसने ये बोला गया था, हिज टू मतलब वो खड़ा हुआ था, उसने ये बोला था कि मुझे कोई रिग्लेक्ट नहीं है, कोई फियर नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा और मुझे कोई डर नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये बोल रहे हैं जो नेक्स्ट है वो हो डिड सोक्रेटाइज, जो सोक्रेट्स थे वो मतलब कब उनकी डेथ हुई थी। तो उन्होंने उनकी पनिशमेंट के तौर पे हम लोग एक स्लो पॉइजन होता है जैसे जहर होता है उसको दिया गया था। प्लाटो ने लिखा, प्लाटो ने अपनी एक किताब जो रिपब्लिक है उसके ऊपर इसने लिखा गया था कि सोक्रेट से शांति से जहर पिया बिना किसी डर के अपने स्टूडेंट के सामने क्लेमरी डीपली के थॉट। उसके लास्ट वर्ड है क्रिएटिव वी ऑन रोस्टर्स टू एस्प्लेस डो नॉट फॉरगेट टू पे ही द डेब्ट, मतलब उसने ये कहा गया था कि जो प्लाटो ने मतलब अपनी मतलब बुक्स में लिखा है और उसमें ये बोला गया था कि जो सोक्रेटिस है उसने शांति से मतलब धीरे से मतलब जहर पिया था बिना किसी डर के और अपने स्टूडेंट के सामने मतलब अच्छे से मतलब खड़ा हो रहा कि ताकि मतलब उनको ये चीज़ ना लगे कि ये अपने मतलब मौत की वजह से मतलब ये चीज़ें छोड़ रहा है फिलासफी, ठीक है। और जो फिर उन्होंने मतलब अपने स्टूडेंट को ये चीज़ बोली थी उसका मीनिंग ये है, एवरीथिंग वाज अ गॉड ऑफ हियरिंग सोक्रेट्स मींस डेथ इज लाइक यूज ऑफ डिसीजेस ऑफ इग्नोरेंस और फॉल्सहुड नाउ आई एम फाइनली हील्ड, मतलब ये बोल रहे थे कि अगर इनकी वजह से ऐसे लग रहा है कि
ये जो बोल रहे हैं कि अगर मेरे पनिशमेंट की वजह से अगर ये ठीक हो रहे हैं या कुछ हो रहा है तो वो नहीं है, ये फॉल्सूट है जिसकी वजह से इग्नोरेंस हो रही है, तो मैं इस चीज़ पे एक्सेप्ट नहीं करता, मुझे मौत मंजूर है। ठीक है, और अगर फाइनली कंक्लूजन की बात की जाए तो वो ये थी कि सोक्रेट ने किसी पेरिस पे अटैक नहीं कराया था, ये अभी याद रखें, और उसने रिवॉल्ट नहीं सिखाया था, और उसने बच्चों को रिवॉल्ट नहीं सिखाया था। और उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स उन्हें पॉलिटिकल गलतियां इसलिए लोगों को गुस्सा सोक्रेट पे भी आया। ट्रायल्स एक पॉलिटिशियन रिवेंज था, चार्ज लीगल था बट मोटिवेट पॉलिटिकल थे। सोक्रेट की डेथ एक्सेप्ट की क्योंकि उसने अपनी सोच कभी समझने नहीं की, समझौता नहीं किया। मतलब उसने ये कहा था कि ये आप सोक्रेट्स के बारे में, ये जो हमने ऊपर इतना पढ़ा, आप इसके बारे में ये चीज़ पढ़ सकते हैं कि सोक्रेट्स ने पहले इस पर अटैक नहीं किया था, उसने रिवोल्ट नहीं सिखाया था, और उसके बाद जो भी उसकी गलतियां थी, जो भी मतलब पॉलिटिशियन के ऊपर गलतियां वो करता था, उसकी वजह से जो थे मतलब जो भी उसके ऊपर ब्लेम करते थे, जो अगर वो कोई पॉलिटिशियन गलत करता था उसके ऊपर सोक्रेट बोलता था कि ये चीज़ ऐसी हो रही थी, तो उसकी वजह से पॉलिटिशियन ने इसके ऊपर रिवेंज किया था और उसके ऊपर मतलब लीगली चार्ज किया, मतलब किया था। और उसके बाद जो सोक्रेट की डेथ थी वो उसकी वजह से हुई थी क्योंकि उसने अपनी सोच पे और अपने जो भी क्वेश्चन थे उसके ऊपर समझौता नहीं किया था, उसके ऊपर काम मतलब भी नहीं किया था कि मतलब कुछ मुझे अपने डर से या किसी के, उसने मतलब हमेशा सच का साथ दिया था। अगर हम मतलब देखे जाएं कि तो मतलब ये होता है ना कि बच्चे पूछते हैं कि सोक्रेट्स के काम कौन थे, सोक्रेट्स का वर्क कौन सा था, तो आपके लिए बताया जाए कि सोक्रेट्स ने कोई मतलब बुक्स वगैरह नहीं लिखी थी और उसने कुछ लिखा नहीं है। और उसके बाद अगर ये सच है कि सोक्रेट्स ने खुद की कोई बुक नहीं लिखी थी, ठीक है, मैंने ऊपर आड़े बोल रहा, सोक्रेट्स ने अपनी खुद की बुक नहीं लिखी थी। और उसके बाद वट एवर वी नो अबाउट आइडियाज कम फ्रॉम स्टूडेंट स्पेशली, मतलब जो भी उनके आइडिया थे, जो भी उनके थॉट थे, जो भी उनकी फिलासफी थी, वो जो उनके स्टूडेंट थे, प्लाटो थे, ज़ाइफोन थे, उनसे मिलती है कि उन्होंने क्या किया, मतलब किसी रिलेटेड बात की। और उसके प्लाटो ने लिखा था, डायलॉग लिखा था, बुक इन क्वेश्चन आंसर स्टाइल इन विच सोक्रेट इज द मेन कैरेक्टर, दीज आर द मेन सोर्सेज सोक्रेटिक फिलासफी। और कुछ नीचे जो फिलासफी हैं जो सोक्रेट्स की हैं उसके ऊपर मतलब इन्होंने प्लाटो ने अपनी बुक्स के ऊपर लिखा था। सम बुक डायलॉग रिटन बाय प्लाटो, जो मतलब प्लाटो ने अप्लाइज सोक्रेट डिफेंस ड्यूरिंग ट्रायल्स। उसके बाद क्राइटो ने कंजर्वेशन इन जेल बिफोर ही डेथ। और उसके बाद फ्रीडम लास्ट डे ऑफ सोक्रेट डिस्कशन अबाउट सोल्स एंड डेथ। रिपब्लिक में सोक्रेट से डिस्कसिंग जस्टिस ट्रूथ एंड आइडिया सोसाइटी, ठीक है। और उसके बाद सोक्रेट्स के की फिलासफर जो सोच और विचार जो थे वो हम उस पे मतलब बोलेंगे सोक्रेट्स ने मतलब जो उसके सोच विचार क्या थे। फिर उसके बाद चला था नो थाइव सेल्फ, मतलब अपने आप को पहचानना। सोक्रेट्स सेड एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, एक ऐसी जिंदगी जो तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही ना की और जो वो जीने की लायक नहीं है। मतलब वो ये कह रहे थे कि अगर आप अपनी जिंदगी को कभी समझे ही नहीं, अपनी कोशिश को समझे ही नहीं, तो उस जिंदगी को आपको जीने का कोई हक नहीं है। और वो ये मतलब बिलीव रखते थे कि सेल्फ नॉलेज जो है वो बिगिनिंग ऑफ विजडम होती है, जब जो हमारी सेल्फ नॉलेज है वो हमारी एक अच्छे शुरुआत की मतलब मिसाल है। और अगर तुम अपने आप को नहीं जानते तो दुनिया को समझना मुश्किल है। ये तो आज की कहावत है ना, और ये सच सच भी है। मतलब ये होता है ना कि अगर हम अपने आप को नहीं जानेंगे तो दुनिया हमें क्या समझेगी। पहले हमें खुद को देखना पड़ता है कि हम क्या कैसे कर रहे हैं, कैसे पढ़ना है। फिर उसके बाद सोक्रेट्स के जो मेथड थे मतलब वो क्या कौन से थे, मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ, आपको मे बी किसी मतलब बुक्स में मिले, मतलब मिले कोई समझाए नहीं समझाए, आप इसको एक अच्छे से मतलब कर लेना सोक्रेट्स के बारे में, क्योंकि इतना आपको मतलब यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिलेगा इसके बारे में इतना। तो सोक्रेट्स के जो सवाल थे वो क्या थे, मैंने ऑलरेडी ऊपर बोला था कि सोक्रेटिक मेथड मतलब वो सवाल पूछना और सवाल को ढूंढना चाहता था। और दिस वाज द फेमस कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलासफर। और उसके बाद ही यूज डायलॉग्स एंड क्वेश्चन टू हेल्प पीपल डिस्कवर ट्रूथ, वो बार बार सवाल करता था ताकि सामने वाले को सोचते हुए मजबूर करता है। जैसे आज मतलब जैसे हम भी क्या करते हैं कि कोई बात होती है तो हम क्या करते हैं बार बार उससे बोलते हैं कि हाँ ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें, तो उससे मतलब हो जाता है। जैसे हमारे घर में मम्मी पापा हो गए या कोई भी हो गया तो वो हमें बार बार बोलते हैं कि बेटा ऐसा करो, बेटा बेटा ऐसा करो, बेटा ऐसा करो। तो उस वजह से हम क्या करते हैं कि मतलब उनकी बात बोलते हैं, हाँ यार इतना बोल रहे हैं हमें एटलीस्ट ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद स्टेप इन सोक्रेटिक मेथड, जो सोक्रेटिक के मेथड जो थे वो जो क्वेश्चन वो पूछते थे वो किस हिसाब से पूछते, वो वो हमेशा सिंपल क्वेश्चन पूछते थे और चैलेंजिंग आंसर मतलब ढूंढते थे। और उसके बाद कॉन्ट्राडिक्टिव हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट करना कि मतलब एक दूसरे के साथ मतलब करना कि अपोजिट होना कि मतलब एक उसने कैसे बात बोली उसने कैसे उसको कॉन्ट्रैक्ट करना उसको देखना। फिर उसके बाद हेल्प पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर रियली थिंक, मतलब वो लोगों की हेल्प करना कि लोग उसको क्या समझते थे और उसके ऊपर क्या काम करते थे।
और उसके बाद लोगों के मतलब जो भी हेल्प होती थी लोगों की करती, लोगों को समझाते थे कि इस चीज़ का ऐसे-ऐसे काम होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो मॉरल फिलॉसफी है। फिर उसमें ये था सोक्रेटिस बिलीव करते थे वर्चुअल नॉलेज, अगर तुम्हें पता है कि क्या सही है और तो तुम वही करोगे। मतलब ये बोल रहे थे अगर आपको पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, आप अपने हिसाब से करें। मतलब बोले मतलब सेल्फ मोटिवेटेड है। जब हम कोई काम करते हैं तो हमें चाहे कोई जितना भी मर्जी बोले, हमें अपनी मर्जी करनी पड़ती है कि हाँ यार हमें पता है कि हमें इस चीज़ की तरफ जाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। जैसे घर वाले बोलते हैं कि कहीं भी आपको जॉब मिल जाए वो करे, तो हमें अपना देखना पड़ता है कि नहीं यार हमें अपने हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, हमें अपनी सोच रखनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से ये सॉक्रेट्स बोल रहे थे कि तुम्हें अपना पता है तो तुम वही करोगे जो तुम्हें मतलब पसंद है। और उसके बाद उसने बोला था कि ही डज नॉट रॉन्ग नॉलेज, वो ये बोल रहे थे कि मैंने किसी को रॉन्ग मतलब कोई भी गलत किसी के बारे में गलत नहीं बोला, किसी को वो गलत नॉलेज नहीं दी, कोई भी गलत जानकारी, कोई भी गलत काम नहीं किया है। और अ, वो कंफ्यूज हैं या समझ नहीं पाए। और वो ये कह रहे हैं कि जो लोग उनके ऊपर ब्लेम कर रहे थे या जो लोग उनके ऊपर बता रहे थे, तो वो लोग उनसे कंफ्यूज हो गए थे, उसकी वजह से इनके ऊपर मतलब समझ नहीं पाए थे। ठीक है। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि एजुकेशन इज अ की ऑफ मोरालिटी। फिर उसके बाद इनर वॉइस जो थी वो क्या कहती थी, मतलब सोक्रेट बिलीव करते थे डायमंड्स इनर वॉइस, जिसे वो डोमिना कहते थे, डायमोनिया डायमोनिक कहते थे। ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो मतलब डिफिकल्ट होते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लेते हैं। ये आवाज़ उससे गलत काम से रोकती थी लेकिन कभी बताए नहीं थी कि क्या करना चाहिए। दिस वाज द वन रीजन पीपल अक्यूज हिम ब्रिंगिंग न्यू स्पिरिचुअल बिलीफ। मतलब इस वजह से लोगों को वो मतलब ये मतलब बिलीव कर दिला रहे थे और उसकी वजह से लोगों को रोकते थे कि मतलब आप जो भी डिवाइन इनर वॉइस है उस पे आप क्या काम कर रहे थे। ये जो आवाज़ काम करती है मतलब रोकती थी लेकिन कभी बताती नहीं थी। तो उससे मतलब ये कह रहे थे और ये मेन रीज़न था जिसकी वजह से स्पिरिचुअल बिलीफ मतलब आना स्टार्ट हुए थे। और उसके बाद जो सोक्रेट्स के 10 मोस्ट पावरफुल कोटेशन, ये आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रख लें। अगर आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की तरफ जा रहे हैं तो अगर आपका टॉपिक मतलब कोई भी हो तो उन्होंने एटलीस्ट एक मतलब सोक्रेट्स का मतलब आपको पूछ देंगे कि मतलब इनका कोटेशन डाल देंगे, बोलेंगे ये सोक्रेट्स ने की किसने बोला था। अगर आपने बोल दिया सोक्रेट्स का, फिर उसका बोलेंगे ये क्यों बोला, जब उन्होंने एक बुक नहीं लिखी है तो उन्होंने कैसे बोला। तो आप इनकी एक देख लें। ठीक है। उसके बाद एक है अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ये आपने हर जगह पे पढ़ा होगा। हम इसका मतलब समझते हैं कि एक ऐसी जिंदगी कभी सोची समझी ना हो और वह जीने लायक ना नहीं है। सोक्रेट मानना था कि एक सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है, बिना सोच समझ के जीना सिर्फ एक एग्जिस्टेंस के। मतलब वो ये कह रहे थे कि हमें पता होनी चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है कि हमें पता बिना सोच समझ के हमें जीने का कोई फायदा नहीं है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमें ये पता ना हो कि हमें किस लिए पढ़ रहे हैं, हमारा मेन पर्पस क्या है, हम हमारा मेन की मतलब क्या काम है। हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं, हम नेट निकाल रहे हैं, हम ये जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा मेन पर्पस क्या है। अगर आपका काम जॉब पैसे कमाना या कुछ है तो आप ऐसे भी मतलब कमा सकते हैं। आप कहीं पे मतलब ठेला वगैरह लगा के या शॉप वगैरह खोल के या कहीं पे भी, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा अगर मेन पर्पस है कि हमें नॉलेज मिलनी चाहिए, हमें इस चीज़ से बेनिफिट मिले और हम आगे जाके इससे मतलब हेल्प कर सकें, लोग मतलब इसको समझ सकें और स्टूडेंट को बताएं कि ये ऐसे पढ़ना है, ये चीज़ ऐसे करनी है, तो इसका मेन पर्पस ये है। तो वैसे भी सोक्रेट्स ये बोल रहे थे कि हमें उस चीज़ को समझना होना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं, वो क्या नहीं काम कर रहे हैं, और हमें इस चीज़ से क्या मतलब बेनिफिट मिलेगा और क्या डिसएडवांटेज मिलेगी। ठीक है। और उसका नेक्स्ट कोटेशन था आई नो डैट आई नो नथिंग। मतलब वो ये कह रहे थे कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मतलब कुछ भी नहीं। वो ये कह रहे थे मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सिर्फ उनके इंटेलेक्चुअल मतलब ह्यूमैनिटी थी कि सच्चाई तभी मिलती है जब इंसान अपनी इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि हमें कुछ आप देखें ना, हमें कोई भी चीज़ ऐसी जगह मिलती है तो हमें जब स्ट्रगल करेंगे, हम हार्ड वर्क करेंगे, तो हमें पता चलता है कि नहीं यार हमें ये चीज़ है। जैसे आप देखें कि आपने अगर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया होगा या कुछ किया होगा, आपने फर्स्ट टाइम पे आपके नंबर कम आएँगे या आपने जितने भी अटेम्प्ट दिए होंगे तो आपके अंदर आएगा कि नहीं यार अब नहीं देना, अब नहीं करना। तो सेल्फ बिलीफ आना चाहिए इंसान के अंदर। जब तक हमारे अंदर इग्नोरेंस होगी, जब हमारी जहालत होगी, हमें नहीं पता होगा, हम दूसरों की बातों में आज जैसे मतलब आज के टाइम पे ये हो गया ना कि लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को बोलते हैं कि मतलब कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। यही बोल रहे थे कि आप अपने हिसाब से देखें, जो आपको सही लग रहा है, जो आपको करना है वो आप वही करें।
तो नेक्स्ट जो कोटेशन था वो टू फाइंड यूर सेल्फ थिंक फॉर यूर सेल्फ, मतलब वो ये कह रहे थे कि अपने बारे में सोचो, अपने बारे में समझो, सोसाइटी क्या कहती है उससे पीछे मत चलो, खुद सोचो, खुद ज्ञान डालो। और देखो सॉक्रेट्स ने कब बोला, 399 में बोला है बीसीए में, तो आज हम वही जो आज उस टाइम पे वो देखो तब भी यही काम हो रहा था, आज भी वही हो रहा है। सोसाइटी क्या कहती है, हमारा मेन पर्पज ये होता है ना यार, हम काम कर रहे हैं, हमारा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, तो ये देखो वो उस टाइम पे सॉक्रेट्स ने बोल दिया क्या था कि सोसाइटी जो कहती है उससे पीछे चलो, पीछे मत चलो, जो सोसाइटी कर रही है उसे जो बोल रही है बोलने दो, आप अपने हिसाब से चलो। जैसे देखिए अभी हमारा कुछ होता है तो हम बोलते हैं यार सोसाइटी क्या बोलेगी, कैसे करेगी। जैसे देखो अगर सॉक्रेट्स को अगर मतलब अपनी लाइफ प्यारी होती, अपना मतलब होता, तो वो इस चीज़ को ब्लेम करता कि हाँ यार मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा, आप मुझे माफ़ कर दो, अब मैं नहीं करूँगा। तो उसने बोला कि मुझे मौत मंजूर है लेकिन ये फिलासफी और सच और मतलब सोच को मैं नहीं छोड़ सकता, ठीक है। जो नेक्स्ट जो कोटेशन है वो ओनली ट्रूथ विजडम इन नोइंग यू नो नथिंग, मतलब ये बोल रहे थे सही ज्ञान तभी आता है जब तुम मान लो कि तुम सब नहीं जानते, मतलब वो ये कह रहे थे कि ज्ञान तभी आता है ना जब हम मान लेते हैं कि हाँ कि तुम सब नहीं जानते। लर्निंग तभी सही होती है जब ईगो को हटाकर सीखने का माइंडसेट आता है। जैसे देखो हमें अभी सॉक्रेट्स के बारे में नहीं पता था, जैसे मुझे भी नहीं पता था, मैं अपना बोल रहा हूँ कि मुझे 2000 19-20 या 17-18 में मैंने एक यूट्यूब चैनल पे, मुझे याद नहीं है, तो वहाँ पे उस मतलब सर ने ये बोला था, मैं भी उसने मतलब कुछ और बोला होगा, मुझे नाम नहीं याद, तो उन्होंने ऐसे मुझे बताया था। तो मैं वीडियो में देख रहा था कि सॉक्रेट्स को पैलेस में अटैक हुआ था, उसकी वजह से उसको करप्ट किया था, इसी वजह से हुआ था। तो आज मतलब जैसे मैंने इस पे ऊपर डीप नॉलेज की डीप पढ़ा, तो मुझे बुक्स वगैरह पढ़ी प्लाटो की, तो मुझे पता चला कि नहीं वो चीज़ जो थी वो गलत थी और इस वजह से इसको हटाया गया था, ठीक है। तो वो यही बोल रहा था कि जब तक हम ज्ञान की तरफ जाएँगे तो जो मतलब ये है ना कि हमें जी बोलते हैं ना कि पढ़ाई या मतलब नॉलेज जो है कि आप बुढ़ापे तक भी पढ़ सकते हैं। जब तक आप ज़िंदा हो तब आप पढ़ाई ले सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। तो आपको जो भी मतलब डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें कोई हिचक नहीं है, कोई घबराहट नहीं है कि सर क्या बोलेंगे, सर क्या करेंगे? तो आप अच्छे से इस पे अपने काम पे फ़ोकस करें। फिर उसके बाद बोला था कि बी काइंड फॉर एवरीवन्स यू मीट इन फाइटिंग हार्ड हार्ड बैटल, मतलब ये कह रहे थे कि ध्यान रखो क्योंकि हर एक इंसान अपनी छुपी हुई जंग लड़ रहा है होता है। ये एम्पैथिक और ह्यूमिलिटी का पावरफुल मैसेज है। आप देखें कि ये जो भी उसके कोटेशन है ना, ये आज हमारी रियल लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं कि आप जितने भी हमने 5 कोटेशन पढ़े, आप खुद देखें कि ये हमारी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग माइंड सेट, मतलब वो बोल रहा है स्ट्रॉन्ग माइंड डिस्कस आइडिया, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, वीक माइंड डिस्कस पीपल। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर जो स्ट्रॉन्ग मतलब जो मजबूत लोग होंगे, वे मजबूत जो दिमाग होगा वो क्या करेगा, आइडिया की बात करेगा, लोगों मतलब बातें करेगा कि कैसे करना है, क्या चीज़ मुझे जनरेट करनी है, कैसे पढ़ना है। और जो अवरेज लोग होते हैं वो लोग के मतलब लोगों के बारे में, इवेंट्स वगैरह जो होंगे उनके बारे में करेंगे। और जो कमजोर लोग होंगे वो दूसरों की बुराई वगैरह करते हैं। जैसे हम नहीं बोलते कि यार इस बंदे को कुछ पता ही नहीं है, बस ये दूसरों की बुराई करता है कि इसको मतलब ऐसे है। तो ये मतलब इसका कहने का मतलब है जो अच्छे समझदार और मतलब नॉलेज वाले बंदे होते हैं वो अपने आइडियाज़ पे काम करते हैं। और जो मतलब कमज़ोर होते हैं और इग्नोरेंस होते हैं, जो लोग मतलब हालत में होते हैं, वो दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों के बारे में बोलते रहते हैं, ठीक है। सोक्रेट्स हमेशा डीप थिंकिंग को प्रमोट करते थे। सोक्रेट जो थे वो हमेशा डीप थिंकिंग को प्रमोट करते थे। और उसके बाद एजुकेशन इज काइंडली ऑफ फ्लेम्स नॉट फीलिंग्स विसल, मतलब ये वो है शिक्षा एक जलाने जैसी है, ना किसी के सिर्फ दिमाग भरने का काम। मतलब रियल लर्निंग तभी सोचना सीखता है जब हम सिर्फ याद नहीं करवाते। मतलब ये बोल रहे थे कि हमें अगर रियल करनी है तो हमें सोच के मतलब सीखना पड़ता है, सिर्फ रट्टा मार के कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे बच्चे बोलते हैं कि हमें नीट की नेट की तैयारी या फिर पॉलिटिकल साइंस समझ नहीं आ रही, क्योंकि हम उनका मेन पर्पस ये है कि हमें किसी के नोट्स मिल जाए, हम नोट्स पढ़ के मतलब हो जाएगा, रट्टा क्रेमिंग करके निकाल देंगे। तो अगर उसका निकाल भी लोगे नेट एग्जाम वगैरह तो उसका बेनिफिट नहीं होगा जब तक आपको उस चीज़ का कंसेप्ट नहीं पता, जब तक आपको उसको पता नहीं है कि हमें ये चीज़ क्यों पढ़ने जा रही है। जैसे उस सॉक्रेट्स ने बोला, वो उसके बोलने का क्या पर्पस था, उसने जो बोला वो सही बोला या गलत बोला है। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट था, ही इज नॉट कंटेंट व्हाट ही वाज, ही हैज वुड नॉट कंटेंट व्हाट ही वुड लाइक टू हैव। जो जो अभी के पास कुछ नहीं है, वो कभी भी किसी और चीज से भी खुश नहीं होगा। इनर पीस, मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो वो ये सोचता है कि वो ये होता है कि हम मुझे अब किसी के साथ मतलब कुछ नहीं। जैसे अभी एग्जाम वगैरह होते हैं तो बच्चे जैसे रिपेयर हो जाते हैं या फिर मतलब नेट का 1-2 नंबर से रह जाता है, तो
वो ऐसा हो जाता है कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं अब मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है, मैं अब नहीं पढ़ूँगा, ये नहीं करूँगा। वो ये बोल रहे हैं कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए और अपने काम पे फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बिवेयर्स द ब्रेवनेस ऑफ बिजी लाइफ। मतलब एक बिजी लाइफ में खड़ापन होना उसे बेबस करना। सिर्फ बिजीनेस रहना काफ़ी नहीं है, मीनिंगफुल लाइफ ज़रूरी है। मतलब ये है कि हम अभी कुछ कर रहे हैं तो उससे अच्छा है ना हमें बिजीनेस रहने से अच्छा है हमें अपनी लाइफ को ज़रूरी है, हमें अपनी लाइफ को समझना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, हम अपनी लाइफ को कैसे चलाएंगे। फिर उसका लास्ट जो कोटेशन है वो ये है कि लेट हिम हु वुड मूव द वर्ल्ड फर्स्ट मूव हिमसेल्फ। जो दुनिया को बदलना चाहते हैं वो पहले खुद को बदलें, चेंज शुरुआत खुद से होती है। मतलब वो ये कह रहे हैं ना कि मतलब अगर पहले अगर आपको दुनिया को बदलना है, जैसे आपको नेट को निकालना है, ये करना है, तो उससे पहले अपने आप को देखें ना कि अपने आप को सही करें कि हमने कैसे इस चीज़ को ख़त्म करना है, कैसे अपने आप को बदलना है, कैसे आपको चलाना है। ठीक है, आप इनके कोटेशन वगैरह देख लें, एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आपको किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। और उसके बाद अगर हम फाइनल थॉट मतलब देख रहे हैं कि मतलब फाइनल वर्ड्स देख के खत्म करेंगे, सोक्रेट्स क्या है। सोक्रेटिस वाज नॉट अ फिलोसफर। सोक्रेटिस जो थे वो सिर्फ एक फिलोसफर नहीं थे, ही वाज वे ऑफ थिंकिंग, मूवमेंट्स, माइंड्स, वॉइस, ट्रूथ, फुल ऑफ वर्ल्ड, फुल ऑफ नॉइस। ही रोट नथिंग बट इन्फ्लुएंस एवरीथिंग। मतलब वो ये कह रहे थे कि उसने लिखा कुछ नहीं है बट वो इन्फ्लुएंस मतलब हर जगह से। जैसे अभी हमारे मतलब बुजुर्ग वगैरह और मतलब बाप दादा या फिर और, तो वो क्या कहते हैं कि हमें हमने ऐसे वो कहावत है ना, हमने जो अपने बाल हैं वो ऐसे सफ़ेद नहीं किए हैं, हमने हमने भी कुछ सीखा है, हमने जो ये धूप वगैरह है इससे सीख के हमने सीखा है। तो वो हमें ऐसे बोलते हैं। तो उस मतलब उनका कहने का मतलब ये है ना कि हमें जो भी हमारी एज हो रही है, जो भी कुछ है हमने सीखा है, हमने जो ये काम किया तो अच्छे से वही आपको सोक्रेटिस बोल रहे हैं कि सोक्रेटिस ने जो थे वो कुछ लिखा नहीं है, लेकिन उनकी जो बातें थी, जो इनके इनके इन्फ्लुएंस था, वो सब कुछ हुआ है। फिर उसने उसने कोई किताब नहीं, लेकिन उसकी सोच पर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को फाउंडेशन रख दिया। आप ये सोच रहे हैं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो था फिलासफर, वो उसकी नाम पे हमने मतलब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट स्टार्ट किया कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में क्या होता है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में क्या था। फिर उसके बाद प्लाटो आ गया, अरिस्टोटल आ गया, ज़ेफन आ गया, क्रेटियर आ गया। मतलब वो देखा ना, फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ ना, फिर वही उनकी बातें को इन्होंने पकड़ के उन्होंने लिख दिया कि हाँ ये बातें हैं। फिर उसके बाद जब दुनिया ब्लाइंडली ट्रेडिशन फॉलो कर रही थी, सोक्रेट ने पूछा, क्या ये सच है? क्या तुमने कभी खुद से सोचा है? मतलब वो ये कह रहे थे कि अगर जैसे कि हम कोई भी चीज़ पे अंधा विश्वास करते हैं तो हमें ये लगता है ना कि पहले हम खुद से सोचते हैं हम जो ये कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्या ये जो तुमने कभी मतलब खुद सोचा? मतलब जो हम ये सोचते हैं वो ये कह रहे थे कि लोग जो ब्लाइंडली ट्रेडिशन पे फॉलो कर रहे थे, वो ये कह रहे थे, क्या ये सब मतलब ये जो आप कर रहे हैं ये सच है, या जो तुमने जो कर रहे हो वो कभी आपने सोचा कि ये चीज़ क्यों कर रहे हैं? फिर उसके बाद हिज लिगेसी प्लाटो लिख रहे थे कि अरिस्टोटल समझा रहे थे, लेकिन सोक्रेट ने सोचने का तरीका दिया। उसने बताया जितने आंसर इम्पॉर्टेंट नहीं होते उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं सही सवाल। मतलब ये कह रहे थे कि आंसर से मतलब इम्पॉर्टेंट होते हैं सवाल। अगर आपका सवाल अच्छा होगा तो आंसर भी वैसे मिलेगा ना। तो फिर वाई ही स्टिल मैटर। आज भी हम क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, एथिकल की बातें करते हैं। सोक्रेट की रूह उनमें जिंदा है। मतलब सोक्रेट डिड नॉट टीच अस व्हाट ही थिंक बट ही टीच अस हाउ टू थिंक। मतलब वो ये कह रहे थे कि हमें उसने मतलब सोक्रेटिस ने हमें ये नहीं सिखाया कि मतलब वो कैसे पढ़ा है, उसने हमें नहीं पढ़ाया, लेकिन उसने हमें सोचने का तरीका बताया। ठीक है। और यहाँ सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि अपने आप को समझो, गलत को सवाल करें और सच्चाई को कभी मत डरना। मतलब वो ये कह रहे थे कि हमें सोक्रेटिस से ये मिला है कि अपने आप से मतलब अपने और ये मतलब अपने आप से सीखें और उसके बाद अपने आप को समझें, गलत सवाल का जो कर रहा है उस पे गलत जो कर रहे हैं उस पर सवाल करें और सच्चाई से मत डरें। ठीक है। फिर उसके बाद सोक्रेट के नाम पे एक ट्रिब्यूट, जहर से उसका शरीर मरा पर उसकी सोचने का तरीका पैदा किया जो कभी नहीं मरेगा। ठीक है। मतलब वो ये कह रहे थे कि जो मतलब जो भी सोक्रेट्स ने जहर मतलब जो मतलब उसको दिया था, मतलब वो उसकी बॉडी जो थी वो मर गई है, वो चली गई, लेकिन जो उसकी सोच का जो तरीका पैदा किया जो वो कभी मतलब नहीं मरा। और उसके बाद देखें कि उसके बाद कैसे मतलब चेंज हो गया, उसके बाद कितने फिलोसोफर आए, कितने आगे। तो हम ये था सोक्रेट्स का। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्लाटो के ऊपर है। ठीक है। प्लाटो प्लाटो जो थे वो स्टूडेंट्स थे सोक्रेट्स के और टीचर थे अरिस्टोटल के और फादर ऑफ आइडियलिज्म थे। ठीक। और इंट्रोडक्शन देखते हैं कि प्लाटो वाज नॉट मेयरली फिलोसफर बट विजनरी हु लेड फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल थ्योरी।
मतलब ये कह रहे थे कि प्लाटो जो थे वो फिलासफर थे, और उसके बाद फाउंडेशन जो थी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के और वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी थे। वो सोक्रेट के मोस्ट डिवोटेड शिक्षक थे, और उसके बाद जिन्होंने अपने गुरु की सोच को लिखने का जरिया अमर कर दिया। प्लाटो बिलीव्स नॉलेज इज नॉट ओपिनियन, रियल नॉलेज कम फ्रॉम रीजन एंड ट्रूथ। मतलब जो भी प्लाटो, मतलब वो ये कह रहे हैं कि प्लाटो ने जो भी बातें की हैं वो सोक्रेट्स के मतलब जो भी कही हुई बातें हैं उसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया। और वो ये कह रहे थे कि नॉलेज जो है वो नॉट ओपिनियन है, रियल नॉलेज जो कम होती है वो आती है कहाँ से, रीजन और ट्रूथ से। ठीक है। और उसके बाद इनका जो इंस्टीट्यूशन था वो कहाँ, नाम क्या था, द एकेडमी। और उसके बाद प्लाटो एक एथियन थे, और उनके एकेडमी का नाम था जो, उनका जो स्कूल का नाम था वो एकेडमी था, जिससे दुनिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है, मतलब यूनिवर्सिटी। और यहाँ जो थे वो अरिस्टोटल का महान, मतलब अरिस्टोटल ने में भी यहाँ जाके पढ़ा था। और उसके बाद जो मेजर थिंक मतलब वर्क्स जो थे प्लाटो के वो कौन से थे, रिपब्लिक थे, जिसमें उन्होंने जस्टिस, आइडियल, स्टेट एजुकेशन, फिलोसफी और किंग्स, और उसके बाद द अपोलॉजिस्ट, सोक्रेट्स का ट्रायल्स, फिर क्रेटियस ड्यूटी और स्टेट, उसके फाइड एम्यूनिटी ऑफ सॉइल्स, फिर उसके बाद यूनिवर्सल लॉस एंड ब्यूटीज, और उसके बाद दिला प्लॉटो प्रैक्टिकल व्यू ऑफ गवर्नेंस। फिर उसके बाद की फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन, जो उनके फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन वो कौन से, थ्योरीज ऑफ फॉर्म्स, जो उसके ट्रूथ नॉलेज कम फ्रॉम सेंस बट फ्रॉम रीजन। मतलब ये कह रहे थे कि जो भी ट्रू नॉलेज होती है वो सेंस से नहीं आती, वो नॉलेज रीजन से आती है। जो चीज़ें हम देखते हैं वो टेम्परेरी और इम्परफेक्ट होती है। रियल वर्ल्ड एक इनविजिबल वर्ल्ड और परफेक्ट फॉर्म है। जैसे जस्टिस, ब्यूटीफुल, करेज, इन सब का परफेक्ट फॉर्म एग्जिस्ट करता है बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। मतलब ये कह रहे थे कि थ्योरी ऑफ फॉर्म में ये कह रहा है कि था कि नॉलेज जो है वो जो आती है वो सेंस से आती है, मतलब सेंस से नहीं आती, रीजन से आती है। जो हम सोचेंगे, जो हमें उस चीज़ की तरफ जाएंगे तभी होगा ना, जब इंसान चीज़ें सीखेगा तभी तो होगा ना। टेम्परेरी इंसान जैसे जो भी करता है, जो फिर उसके बाद इम्परफेक्ट होता है, फिर उसके बाद जाके ठीक होता है। फिर उसके बाद जो इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस थी वो क्या थी, थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने बोला गया था कि जस्टिस जो हार्मनी इन सोल्स ऑफ सोसाइटी, प्लॉट ऑफ सोसाइटी के तीन क्लासेस बताई थी, जिसमें रूलर, सोल्जर और प्रोड्यूसर। रूलर जो थे वो विजडम थे, जो रीजन सोचते थे, और सोल्जर जो थे वो स्पिरिचुअल थे, और प्रोड्यूसर थे वो डिजायर थे। मतलब ये कह रहे थे कि उन्होंने एक पॉपुलेशन को उन्होंने मतलब तीन हिस्सों में बटा दिया था, कि जो मतलब अच्छे समझने वाले, सोचने वाले लोग थे उनको रूलर्स बना दिया, जो उससे थोड़े कम थे उनको मतलब सोल्जर बना दिया, और जो लास्ट के जो मतलब ऐसे ही थे तो उनको प्रोड्यूसर बना दिया। जब हर क्लास अपने काम के बिना इंटरफेस करेगी तभी नया जस्टिस होता है। मतलब कि अगर कोई गलत काम कर रहा है या कुछ कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, तो तभी उसके बाद से ही उनको सजा वगैरह मिलेगी, तभी जस्टिस हुआ। फिर उसके बाद फिलासफर किंग्स के बारे में उन्होंने ये बोला था कि अंटिल फिलासफर बिकम्स रूलर्स देयर वाज एंड ऑफ इनजस्टिस। प्लस ने कहा था सिर्फ वो ही राज करेगा जो सच ज्ञान रखता है। ए कॉमन मैन्स रूल्स लाइक रूल करना लायक नहीं, क्योंकि उसका रीजन विजन कम ही होता है। मतलब उन्होंने ये बोला था कि किंग की 35 ईयर तक वो पढ़ाई करेगा, अगर उसकी पढ़ाई अच्छे से जा रही है तो उसके बाद उसको मतलब जो किंग का मतलब उसको रुतबा दिया जाता है। फिर उसके बाद शायद 2 साल की ट्रेनिंग दी हुई थी। फिर उसके बाद म्यूजिकल, मतलब ऐसे कुछ था, म्यूजिकल में भी उसकी क्लासेस वगैरह लगनी है। फिर ऐसे ही मतलब उसके हिसाब से मतलब उन्होंने मतलब किया था कि 35 ईयर एज के बाद मतलब वो किंग बन सकता है, जो अच्छा सोच है। और उसके बाद प्लाटो ने जो थी मतलब एजुकेशन के ऊपर जो बोला गया था कि ये बोला था कि एजुकेशन जो था वो प्रॉपर पर्पस किया था, जो एम किया था श्योर प्यूरिफाई करना और ट्रूथ तक पहुंचना। स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन होता है, जो जिसमें माइंड को चूज करना है, फिलोसफर किंग्स बनाया जाता है। प्लाटो और वाइफ और चिल्ड्रन कम्युनलिज्म, मतलब जो भी बात की थी प्लाटो के ने वाइफ और कम्युनलिज्म के जो भी चिल्ड्रन थे कि कैसे मतलब उन्होंने किया था। टॉपिक कंज्यूमर ऑफ वाइफ्स, बुक्स मैनी डिस्कसिंग रिपब्लिक, बुक 5th to 7th, मतलब जो भी उनके कम्युनलिज्म और वाइफ और चिल्ड्रन के बारे में जो उनकी बुक्स है उनके ऊपर मतलब जो था रिपब्लिक बुक है जो 5th से लेकर 7th तक, उसके ऊपर उन्होंने अच्छे से मतलब बताया था। प्लाटो का व्यू पॉइंट ये था कि वो अपने आइडियल स्टेट को कंसेप्ट में कहा था कि गार्डियंस क्लास, सोल्जर प्लस रूरल के लिए वाइफ और चिल्ड्रन कंसेप्ट प्राइवेट नहीं होना चाहिए। नो प्राइवेट फॉर गार्डियन क्लास, मगर गार्डियन स्पेशली सोल्जर रूलर्स अपनी बीवी और बच्चों को प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह पोजिस नहीं करेंगे। उनकी बीवी और बच्चे कम्युनिटी के लिए कॉमन होंगे। और कॉमन कम्युनिज्म फैमिली का मतलब होता है कि बीवी पर्सनल होगी ना बच्चे पर्सनल होंगे। मतलब वो ये कह रहे थे कि उनका ये कहना था कि अगर
जो भी किंग होंगे या सोल्जर होंगे, जो भी उनके जो मतलब ये उनका मेन पर्पज़ ये कहने का ये था कि सबके लिए जो बीवी होंगी वो सेम होंगी और उनके बच्चे जो भी होंगे सेम होंगे। वो ये चाह रहे थे कि जब बच्चा पैदा होगा तो उसको उसके माँ-बाप से अलग किया जाएगा। जब वो उठेगा तो उसको ये लगेगा कि जो भी सभी पॉपुलेशन है वो उसके माँ-बाप हैं। मतलब वो जिसको मतलब कर सकता है, उनका कहना मतलब ये था। और उसके बारे में रीज़न ये कहते थे कि वो जब लोग कहेंगे ये मेरा बेटा है, ये मेरी बीवी है, तब सेल्फिशनेस और पार्टिशन और नेपोटिज्म आएगा। कॉमनली फैमिली सिस्टम में सब गार्डियन सिर्फ स्टेट के लिए लॉयल रहेंगे, किसी पर्टिकुलर फैमिली के लिए नहीं। सिर्फ इसीलिए यूनिटी और डिसिप्लिन इन पर्सन जस्ट मेंटेन होता है। मतलब वो ये कह रहे थे कि उनका मेन रीज़न ये था कि जब अ, लोग कहेंगे ये मेरा बेटा है, ये मेरी बीवी है, उससे जो होगी वो सेल्फिशनेस आएगी, लोग मतलब नेपोटिज्म की तरफ चले जाएंगे। और उसके बाद जो कॉमन फैमिली की वजह से लोग क्या करेंगे, स्टेट की तरफ लॉयल नहीं होंगे, लोग आपस में लड़ेंगे। तो उसकी वजह से ये उन्होंने ये बोला था कि यूनिटी के लिए हमें ये चीज़ लानी पड़ेगी। फिर उन्होंने बोला था कि जो सिस्टम होगा, इम्प्लीमेशन होगी वो कैसी होगी, मतलब स्टेट सुपरवाइज मैरिज। मतलब उसको ये कह रहे थे, प्लाटो कह रहे थे कि बीवी पति की सिलेक्शन के लिए स्टेट लॉटरी सिस्टम होगा, जिसमें बेस्ट ट्राइड वाले इंडिविजुअल को पेयर किया जाए। मैरिज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होगा अंडर स्टेट सुपरवाइजर। मतलब वो ये कह रहे थे कि अगर कोई भी शादी मतलब होने की, मैरिज का कुछ भी मतलब मैरिज वगैरह करनी होगी तो वो स्टेट लॉटरी सिस्टम करेगा। जो अच्छा बंदा होगा जिसकी वजह से मतलब जिसके मतलब जो भी औलाद वगैरह होगी, बच्चे होंगे वो अच्छे होंगे और उसकी वजह से हो गए, तो वो स्टेट उसको मतलब अलॉट करेगी, उसको ऑर्गेनाइज करेगी, उसको सुपरवाइज करेगी। उसके बाद होगा, अगर उसके बाद चाइल्ड बर्थ अब ब्रिंग मतलब अब बोल रहे हैं कि चाइल्ड बर्थ जो होगा, न्यू बॉर्न बेबी को उनकी मदर से अलग कर दिया। मैंने ऑलरेडी बोल दिया। स्पेशल नर्सिस उनकी ब्रिंगिंग होगी। मदर्स अपने बच्चों के लिए नहीं पहचानेगी और ना ही बच्चे अपने पेरेंट्स को पहचानेंगे। मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बोल दिया है कि उन्होंने का ये कहना था कि जो बच्चे होंगे वो ऑलरेडी मतलब गवर्नमेंट के हवाले किए कर दिए जाएंगे और उसके बाद मतलब जो भी नर्सेज वगैरह होंगी उनको मतलब काम दिए जाएंगे, आप इनको संभालें, इन पे काम करें। फिर उसका ये मैंने पर्पज़ यही था ना कि वो मंदिर अपने बच्चों को नहीं पहचानेगी और ना ही बच्चे उनको मतलब पेरेंट्स को पहचानेंगे। उसके बाद जेनेटिक परफेक्शन, मतलब ये कह रहे थे कि जो प्लाटो ने आर्गेनिक्स को सपोर्ट करते थे, यानी सिर्फ फिट एंड वाइस प्रेसिडेंट पेरेंट्स को रिप्रोड्यूस करना दिया जाएगा ताकि सिटीजन पैदा हो। मतलब ये मैं कह रहा हूँ ना कि जो मतलब अच्छे फिट और फुट फिट एंड फाइन लोग होंगे उनकी शादी हो जाएगी और उसके बाद जो भी बच्चा जो पैदा होगा वो उसको मतलब अच्छा होगा। अगर जो बच्चा मतलब में भी मतलब जो बीमार हो गया या उसकी बॉडी सही नहीं है, उसको वो उसको मार देते थे। प्लाटो का एम ये था कि वो जस्टिस को कंसेप्ट सिर्फ तभी आएगा जब अपने काम करेगा बिना किसी पर्सनल बायस के। प्लाटो कहते थे कि नो मैन शुड कॉल एनीथिंग इज ऑन नॉट एवरीवन हिज चाइल्ड। मतलब वो ये कह रहे थे कि कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि ये मेरा बच्चा है। ये जो बच्चे हैं सभी मतलब स्टेट के हैं। और क्रिटिसिज्म में मतलब ये था कि एक्सट्रीम अनरियलिस्टिक, मतलब जो भी इनकी बातें, लोग नेचुरली अपनी फैमिली मेंबर से प्यार करते हैं, मतलब वो जो भी उनकी बातें थी वो एक एक्सट्रीमेट अनरियलिस्टिक थी। मतलब वो जो भी उनकी बातें थी ना वो एक कहानी की तरह थी, क्योंकि जो रियल लाइफ में ये चीज़ें हो नहीं सकती थी। और क्योंकि मतलब इमोशनल अटैचमेंट होती है, उसके बाद ज़रूरत होती है, उसके बाद टू मच मतलब कंट्रोल स्टेट। मतलब वो ये कह रहे थे कि स्टेट को तो मतलब स्टेट के ऊपर मतलब टू मच कंट्रोल किया जाए, स्टेट के अंदर ये करना चाहिए अगेंस्ट ह्यूमन नेचर की जो भी थी, मतलब उसके ऊपर अगेंस्ट फैमिली की एक नेचर इंस्टीट्यूशन है उसे ख़त्म करना चाहते थे जो एक अननेचुरल था। फिर उसके बाद प्लाटो की जो आइडियल यूटोपियन सोसाइटी थी उसमें जहाँ रूलर्स और सोल्जर बिल्कुल इम्पार्शियल डेडिकेशन हो स्टेट के लिए, इसलिए फैमिली और इमोशनल को एलिमिनेट करने का सोचा। गार्डियन क्लास के लिए उन्होंने उनमें यूनिटी और पर्सनल इंटरेस्ट इंटरफेयर किया। मतलब वो ये कह रहे थे कि जो भी प्लाटो की जो भी आइडिया थे वो ये क्या चाह रहे थे कि मतलब क्या होना चाहिए, यूटोपियन सोसाइटी होना चाहिए और उसमें जो रूलर्स सोल्जर इम्पेडेशन मतलब जो भी ये जो भी मतलब लोग होंगे वो जो भी मतलब स्टेट के लिए होंगे वो उनके लिए ये होगा कि वो अपनी फैमिली को प्रॉपर्टी को इमोशनल के साथ कॉन्टेक्ट करेंगे। और उसके बाद एक गार्डियंस क्लास के लिए उन्होंने अन्य यूनिटी पर्सनल के लिए इंटरफेस करना ना करें। मतलब अगर ये बोल रहे थे कि अगर लोग जो होंगे वो अगर मतलब फैमिली की तरफ चले जाएंगे तो इसकी वजह से स्टेट में लॉस होगा, स्टेट का नुकसान होगा। ठीक है।
प्लाटो ने 3 सोल के पार्ट में डिवाइड किया था कि रीजन जो होगा वो मतलब ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ दिया। रीजन के लिए जो रूल करेगा, स्पिरिट हो गया शुड सपोर्ट रीजन, मतलब जो वो रीजन को सपोर्ट करेगा, और अप्रिशिएट हो गया शुड बी कंट्रोल। जस्ट पर्सन हो जिसमें तीन चीजें वो बैलेंस होगा, जो जिस बंदे में ये तीन चीजें बैलेंस होंगी वो बैलेंस होगा। फिर उसके बाद क्रिटिकल ऑफ डेमोक्रेसी में प्लाटो डेमोक्रेसी के क्रिटिक थे। डेमोक्रेसी गिव पावर्स टू द इग्नोरेंट्स। प्लाटो के अकॉर्डिंग लोग वोट इमोशनली से देते हैं, रीजन से नहीं। मॉब्स रूल और चोज नॉट जस्टिस, मतलब वो ये कह रहे थे कि जो डेमोक्रेसी होती है वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि लोग जो कहते थे वो इमोशनल के साथ देते। जैसे आज के टाइम पे देखे ना, जैसे कोई भी इलेक्शन वगैरह होते हैं, तो इलेक्शन के टाइम पे क्या हो जाता है, कास्टिज्म आ जाता है। फिर उसके बाद कास्टिज्म आ गया, ये हमारा मतलब हमारे नेबर का है या हमारे स्टेट का है, हमारे कुछ है, वहां से आ जाता है कि लोग रीजन से नहीं इलेक्शन में वोट देते। और आज के टाइम पे ये चीज सच है, हम लोग जो होते हैं वो इमोशनल के साथ अटैच होके वोट देते हैं, रिलीजन के बेस पे, कास्टिज्म के बेस पे, कल्चर के बेस पे, कम्युनिटी के बेस पे, तो उस हिसाब से हम वोट देते हैं, रीजन के हिसाब से वोट नहीं देते। और प्लाटो के हिसाब से ये चीज जो थी वो अनजस्टिस है। इसलिए वो जो थे वो डेमोक्रेसी को मतलब क्या कह रहे थे कि मतलब ये ठीक नहीं है लोगों के, कि लोग जो थे वो रीजन के साथ नहीं देते, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। फिर उसके बाद हम प्लाटो अरिस्टोटल के जो थे, हम उनके जो मतलब डिफरेंस करेंगे, ठीक है। ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ, आप देखें। प्लाटो कहता है, प्लाटो ने मतलब हम एक्सेप्ट देखेंगे प्लाटो, सोक्रेटिस, और देखेंगे राइटिंग स्टाइल, मतलब सोक्रेटिस ने कुछ लिखा ही नहीं था, और जो प्लाटो ने वो डायलॉग लिखे थे। फोकस जो था एथिकल मेथड, और उसके बाद प्लाटो ने क्या किया था, आइडियलिज्म इंस्टीट्यूशन। और मेथड जो थे सोक्रेटिस वो डायलेक्टिक थे, और उसके बाद प्लाटो के थे वो डिटेल आइडियल स्टेट इन रिपब्लिक थे। और उसके बाद जो एक्सेप्ट थे पॉलिटिकल व्यू में प्रैक्टिकल नहीं देख दिया। उसके बाद प्लाटो ने प्रैक्टिकल आइडियल स्टेट लेगेंसी में प्लाटो का इंस्पिरेशन। और उसके बाद प्लाटो का अच्छा था वो अरिस्टोटल को ट्रायल किया गया। फेमस जो कोटेशन थे वो क्या थे, प्लाटो के, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज द वर्थ लिविंग, ओनली द डेथ हैव सीन इज द वर्ल्ड, द प्राइस गुड मैन पेइंग इंडिफरेंस टू पब्लिक अफेयर टू बी रूल्स एवर मैन, इग्नोरेंस इज द रूट ऑफ ऑल इविल। उसके बाद लीगेसी एंड इन्फ्लुएंस, प्लाटो ने आइडियलिज्म, फिलासफर किंग और एजुकेशन के सोल डेवलपर जैसे ये कंसेप्ट दिए हैं। उसके रिपब्लिक आज भी रेफरेंस टेक्स्ट को पॉलिटिकल फिलासफी के लिए, अरिस्टोटल्स अगेस्टियंस मॉडर्न फिलासफर पॉलिटिकल आइडियाज को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो प्लाटो के जो आइडियलिज्म थे, और उसके बाद किंग थे, फिलासफर किंग थे, एजुकेशन सोल थी, और उसके बाद आज के टाइम भी देखें, हम कुछ भी अगर कुछ जानने की कोशिश करते हैं, हम प्लाटो के जो भी रिपब्लिक बुक है हम उसकी तरफ जाते, हम उसको पढ़ते हैं। जैसे मैंने भी रिपब्लिक बुक जाके पढ़ी, फिर उसके बाद मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। उसके बाद पहले मुझे मेहनत करनी पड़ी, फिर उसके बाद समझा रहा हूँ। फिर मतलब ये है ना कि हमें कुछ भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की तरफ जाना पड़ता है, तो हमें सबसे पहले ये चीज़ करनी पड़ती है। अरिस्टोटल का मतलब ये जो है प्लाटो का आइडिया को इन्फ्लुएंस किया। फिर उसके बाद प्लाटो डिड नॉट जस्ट इमेज अ बेटर वर्ड्स, ही डिजाइंस वन विद रीजन और इट्स ओन रूलर्स। मतलब वो ये कह रहे थे कि वो मतलब प्लाटो डिड नॉट इमेज ए बेटर वर्ड्स, मतलब वो ये इमेजिनेशन नहीं कर रहे थे कि मतलब वो बेटर वर्ड्स हो, कि वो ये चाह रहे थे कि लोग क्या क्या सोचेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो प्लाटो की फैमिलीज हैं वो आप देख सकते हैं। प्लाटो की फैमिली में कौन कौन थे। प्लाटो का जो था वो प्लाटो का फादर जो थे वो अरिस्टोटेन्स थे, प्रिक्शन थे। फिर उसकी आप अपने हिसाब से पढ़ लेना कि कौन कौन से थे। फिर उसके बाद जो थे प्लाटो के वर्क्स थे वो हम वो देख लेंगे, प्लाटो वर्क्स, प्लाटो के काम्स, और जो 3 स्टेज में देखते हैं। फर्स्ट स्टेज में सोक्रेटिस का के थॉट को स्टाइल को पर बेस किया। वर्क जो था वो उसके बाद क्राइमेट था, लर्च था, फिर उसके बाद रिपब्लिक बुक्स वगैरह। इसमें ये था कि इस स्टेज में प्लाटो ने मोस्टली सोक्रेटिस डायलॉग को फॉलो किया था, ठीक। जो मतलब ये जो तो फर्स्ट स्टेज में जो था वो उन्होंने सोक्रेटिस की जो बुक थी उसको मतलब इसने डायलॉग जो भी थे उसके ऊपर उन्होंने काम किया था। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज में अपनी फिलासफी मतलब को डेवलप किया था, जो भी उनकी अपनी फिलासफी थी उसको इन्होंने फिलासफी मतलब वो किया था। और उसके बाद जो लेटर स्टेज थी उसमें ये क्या था कि जो भी इनकी बुक थी स्टेटमेंट थी, फिर उसके बाद थियोडिस पैरामेडाइस सोफिस्ट, मतलब ये जो थी दाला थी, इनके ऊपर उन्होंने किया था। उसके बाद इन पार्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्लाटो की जो अपलॉजी जो गांधी अपलॉजी जो को गांधी जी ने गुजराती में ट्रांसलेट किया था, और उसका नाम दिया था कि सत्यावीर की कथा, ठीक है। ये आप ये इम्पॉर्टेंट ये चीज़ देख लेना, ये जो इन्होंने इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैंने दिया है ना, ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और इसकी इम्पॉर्टेंट बुक्स आपको ऑलरेडी ऊपर बोल दी हैं,
रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉ। और उसके बाद रिपब्लिक जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, ग्रीक रिपब्लिक का मतलब बुक है न्याय। इस बुक में टोटल 10 बुक्स थी। जो बुक वन थी इंसान की जिंदगी, जस्ट मोरलिटी। और उसके बाद जो थी बुक सेकंड एंड फोर्थ थी वो स्टेट का स्ट्रक्चर और एजुकेशन के सिस्टम के ऊपर थी। और बुक फिफ्थ टू सेवन थी वो कम्युनिज्म, वाइफ, प्रॉपर्टी, फिलासफी, किंग के अंडर थी। और बुक्स 8 से 9 तक वो अनार्की को चोज एनालिस्टिक है, जब इंडिविजुअल्स को करप्ट किया। और उसके बाद जो 10 थी वो डू पार्ट्स फिलासफी और आर्ट्स में थी। द रिपब्लिक में लिखा को कहा गया था कि द आइडियस, द फिलासफर एंड द रेडिकल, थ्री एलिमेंट्स जो थे ह्यूमन सोल के, वो थे वो प्रिपेयर्ड थे, प्रोड्यूसर, स्पिरिचुअल और उसके बाद रीजन। सीएल वेपर ने कहा था कि प्रॉपर प्रोविजन जो होंगे वो प्रोड्यूसर होंगे, और उसके बाद प्रॉपर प्रोडक्शन सोल्जर होंगे, और प्रॉपर लीडिंग जो होंगे वो रूलर होंगे। प्लाटो की थिंकिंग डिडक्टिव, डायलेक्टिक एंड एनालिटिक थी। प्लाटो ने कहा था, आई थिंक्स गॉड आई वॉज बोर्न इन ग्रीक्स एंड नॉट इन barbarians, a free man and not a slave man, a man and not a woman, but all द आई वॉज बोर्न इन द एज ऑफ सॉक्रेट्स। मतलब वो सारे भगवान का तू मतलब शुक्रिया अदा कर रहे थे कि मैं ग्रीक में पैदा हुआ हूँ, और मतलब एक में मैन में पैदा हुआ, स्लेव में नहीं पैदा हुआ, और एक में मैन में पैदा हुआ। और उसके बाद इसने ये बोला था कि मैं सॉक्रेट्स की एज में पैदा हुआ, सॉक्रेट्स के टाइम में पैदा हुआ। फिर उसके बाद बुक बेस्ड में प्लाटो का आइडिया, फिर उसमें जो प्लाटो के जो आइडिया थे उसमें यूटोपिया था, द सिटी ऑफ सन था, उसके बाद द न्यू एलेथीन था। फिर उसके बाद क्रिटिकल्स ऑफ प्लाटो में जो था एंशियंट ग्रीक्स। फिर उसके बाद पॉलिटिकल लीजेंड्स, पॉलिटिकल टुडे। फिर उसके बाद ग्रीसियन प्लाटो थॉट। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल इनइक्वलिटी, इनेबिलिटी। फिर उसके बाद ओपन बुक्स एंड एलिमिनी। ये जो कार्ल पॉपर की बुक्स है, ये एग्जाम में ये आते ही आते हैं, ये आप इनकी बुक्स देख लेना। फिर उसके बाद एडमायर्स ऑफ द प्लाटो, प्लाटो की मतलब जो भी इसी एडमायर्स वगैरह थे वो कौन से थे। फिर प्लाटो की ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरीज की लेक्चर इन रिपब्लिक, प्लाटो था इन डिफेंस ऑफ प्लाटो था, प्लाटो मॉडर्न एनिमीज एंड थ्योरीज ऑफ नेचर लॉ। फिर उसके बाद इनकी जो बुक्स थे वो मेंशन, जिनमें वो प्लाटो का जिक्र हुआ है। द डायलॉग्स में जो प्लाटो थे वो जेवियट 1902, द पॉलिटिकल फिलासफर प्रोफेसर मैक्सी 1961, द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट जॉर्ज सेबाइन्स 1973, और इमाइल रूसो। ये जो लास्ट के दो है ना, ये ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में आ गए हैं। यूजीसी नेट के एग्जाम में ये चीज पूछते रहते हैं क्वेश्चन। और कंक्लूजन में हम ये देखेंगे कि प्लाटो एक थिंकर नहीं, एक इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट थे। उसने दिखाया था कि ट्रूथ जो था वो सिर्फ इज नॉट व्हाट वी सी बट वी रीजन। वो ये कह रहे थे कि सच वो नहीं है जो हम देखते हैं, बट वो है कि जो हम रीजन जो हम सोचेंगे, उसकी सोच, उसके डायलॉग, उसके व्यू, विजन आज हमारी एजुकेशन, पॉलिटिक्स और मोरालिटी में जीवित हैं। देखो ना, जैसे प्लाटो, सोक्रेटिस हो गए, आज उनकी जो भी बातें हैं हम हर जगह उनकी बातों को मतलब पकड़ के देखते हैं, और उनके बारे में जो भी उन्होंने बोला है हम उसके ऊपर काम करते हैं। हम इस हिसाब से देखते हैं कि नहीं, कि जो उन्होंने बोला है वो सही बोला, ये गलत है। हम उस टाइम के हिसाब से नहीं सोचते, तो हमें उस टाइम के हिसाब से सोचना पड़ता है कि सोचें कि जो उन्होंने बात बोली है वो कैसे बोली है। ठीक है। जो हमारा लास्ट का मतलब थिंकर है वो अरिस्टोटल है, जो प्लाटो के स्टूडेंट थे, और एग्जलेंटर के जो ग्रेट टीचर थे, मतलब एग्जलेंटर के वो मतलब एग्जलेंटर इनके स्टूडेंट थे। और अरिस्टोटल को हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, क्योंकि उसने पॉलिटिक्स के पहली बार साइंटिफिक और एम्पेरिकल अप्रोच से स्टडी किया था। जहाँ प्लाटो आइडियल स्टेट बनाई थी, वहीं अरिस्टोटल ने रियल वर्ल्ड की स्टेट को ऑब्जर्वेशन किया था और प्रैक्टिकल मॉडल दिया था। मतलब ये कह रहे थे कि प्लाटो जो थे वो अरिस्टोटल प्लाटो के स्टूडेंट थे, और एग्जलेंटर अरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। और इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इसलिए कहा गया था क्योंकि उन्होंने पहली बार साइंटिफिक और इंपेरिकल अप्रोच से स्टडी किया था। जहाँ प्लाटो ने आइडियल स्टेट बनाई थी, वहाँ अरिस्टोटल ने रियल वर्ल्ड को ऑब्जर्व किया था और उसके प्रैक्टिकल में डिफाइन किया था। ठीक है। फिर उसके बाद अरिस्टोटल की लाइफ वर्क और उनकी फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। जो इनकी आप देख सकते हैं, इनकी फैमिली में फादर जो थे वो निकोमस किंग थे, रॉयल फिजियन थे का रॉयल फिजियन। मतलब ये इनके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, आप देख लेना। मदर थी वो देख लेना कि वाइफ कौन थी, सेकंड वाइफ कौन थी, सन कौन था, वाइफ अंकल कौन थी, आप देख लेना। और इनके जो मैंने वर्क्स लिखे हैं, 30 वर्क्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं। द प्लॉटो एंड ऑन जस्टिस, ऑन पोएट, ऑन सोल, ऑन प्लानट, ये आप देख लेना अच्छे से। ठीक है, ये आप अच्छे से देख लेना।
थ्योरी ऑफ रेवलेशन, थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसके बाद ऑन मैग्नेट्स, ऑन मोशन, ऑन प्लांट, डिस्कशन ऑन एनिमल, ये आप अच्छे से देख लेना। फिर उसके बाद जो बुक्स थी, स्ट्रक्चर और जो उनकी आर्ट बुक थी वो उनका क्या था, जो पॉलिटिक्स उनकी बुक थी उनके ऊपर जो आर्ट बुक थी उनका स्ट्रक्चर ये था कि बुक फर्स्ट में जो इंट्रोडक्शन प्लस स्लेवरी, हाउस होल्ड प्लस प्रॉपर्टी थी। फिर उसके बाद बुक सेकंड में जो था वो क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ प्लाटो, आइडियल स्टेट एंड अदर थ्योरीज। और उसके बाद जो थर्ड बुक थी वो थी सिटीजन किंगशिप। और उसके बाद प्रिवेंटिव कॉन्स्टिट्यूशन। जो फोर्थ जी थी क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद बुक 5 एंड बुक 6 जो थी वो क्लासिकल रेवोल्यूशन थी, चेंज इन गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, ओलिगरेसी। फिर उसके बाद बुक 7 जो थी वो आइडियल स्टेट थी। और उसके बाद जिसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन थी। और जो बुक 8 थी उसमें रोल ऑफ म्यूजिक था, एजुकेशन था, मॉरल था, ट्रेनिंग थी। और उसके बाद सस्टेनेबिलिटी था, आइडियल स्टेट था। फिर उसके बाद अगर हम इनके कंसेप्ट की बात करें, बुक 7 से 8 में उसमें इन्होंने किया था हाउ टू अचीव गुड लाइफ, मतलब गुड लाइफ को कैसे अचीव करना है, वर्चुअल को कैसे करना है, जियोग्राफी का, पॉपुलेशन साइज, इकोनॉमिक, सेल्फ सफिशिएंसी, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के मॉडल कैसे थे। फिर उसके बाद म्यूजिकल फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह में बोला गया था। फिर स्टेट का काम सिर्फ उसका कैसे करना है। फिर उसके बाद जो एडमायर जो थे वो कौन थे, एडमायर जो फॉलो करते थे मतलब एरिस्टोटल को, पोलोब्राइस थे, क्रिश्चियंस थे, थॉमस थे। फिर उसके बाद मैकेवली थे, जॉन लॉक थे, चार्लिस थे, माइकल सैंडल थे। ये आप देख लेना। फिर उसके बाद क्रिटिकल ऑफ अरिस्टोटल में आप ये देख सकते हैं कि मतलब इनके जो क्रिटिकल थे, मतलब क्रिटिसिज्म कौन थे, मतलब क्या स्केप्टिस स्टोइस थे, जस्टिस लेविसन थे। फिर उसके बाद चोरॉन थे, माइकल थे, गोटियस थे, थॉमस होब्स थे। फिर उसके बाद अरिस्टोटल के जो थे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन थी मतलब तीनों जो थिंकर्स थे उनके हिसाब से, प्लाटो के हिसाब से जो थी मोनार्की एंड डेमोक्रेसी, तो वो आइडियल मिक्स थे। फिर उसके बाद अरिस्टोटल के जो पॉलिटिक्स है जिसमें रूल बाय मिडिल क्लास, बैलेंस ऑफ रिच पावर, मतलब ये कह रहे थे कि अरिस्टोटल के हिसाब से जो पॉलिटी थी वो पॉलिटी जो थी वो मतलब बेस्ट गवर्नमेंट थी। फिर उसके मैकेवली के साथ थी कौन सी, मोनार्की। और जॉन लॉक के साथ डेमोक्रेसी। और बुक्स जो थी अरिस्टोटल की वो आप ये देख सकते हैं, अरिस्टोटल फंडामेंटल्स ऑफ हिस्टोरी, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। और उसका अरिस्टोटल्स, मतलब जो अरिस्टोटल के ऊपर बुक्स बनी है वो आप देख सकते हैं। अरिस्टोटल फंडामेंटल ऑफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट जो उसने वैगर से जगेर ने बोली थी। उसका अरिस्टोटल से वीडी अरोज। फिर उसका पॉलिटिकल थॉट प्लाटो एंड अरिस्टोटल, अर्नेस्ट बार्कर। फिर उसका मास्टर पॉलिटिकल थॉट्स, माइकल फोस्टर। फिर उसके बाद डिस्कोर्स जो थी डेविड की बोली थी। और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल जॉर्ज सेबाइंस। फिर ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर जो थे एस एस एब्स्टाइंस, एब्स्टाइंस, एबिनस्टाइंस। मेजर जो वर्क थे वो प्लाटो के सबसे इम्पोर्टेंट जो किताब थी पॉलिटिक्स, इसके अलावा उसकी उसने निकोलमिक एथिक्स, पॉलिटिक्स, मेटाफिजिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस भी लिखी है। पॉलिटिक्स और एथिक्स काफ़ी इंटरकनेक्टेड हैं। एथिक्स इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर के लिए है और पॉलिटिक्स कलेक्टिव गुड के लिए। और फेमस जो कोट्स है वो ये थे कि मैन बाय नेचर्स पॉलिटिकल एनिमल्स, इसका मतलब ये था इंसान अकेला नहीं है, वो नेचुरली सोसाइटी के साथ रहने के लिए बना है। उसके उसकी फुलफिलमेंट के लिए स्टेट, सिटी स्टेट का अंदर होता है, अंदर होना चाहिए। मतलब वो ये कह रहे थे मैन इज बाय नेचर बाय पॉलिटिकल एनिमल। ओरिजिन जो स्टेट थी वो अरिस्टोटल ने कहा था कि स्टेट एक नेचुरली इंस्टीट्यूशन, सबसे पहले फैमिली आती है, फिर उसके बाद लेकिन विलेज बनता है, और फिर उसके बाद मिलके पोलिस, सिटी स्टेट बनती है। ठीक है, मतलब उनके कहने से ये कह रहा था कि सबसे पहले फैमिली आएगी, फैमिली के बाद आगे हम नेक्स्ट जो भी चीज़ होगी वो होगी। स्टेट का गोल सिर्फ जीना नहीं बल्कि एक अच्छा जीना, गुड लाइफ है। मतलब पर्पस क्या था, स्टेट का पर्पस क्या होना चाहिए, स्टेट मतलब का क्या काम था। स्टेट का काम सिर्फ लॉ को मेंटेन नहीं करना था बल्कि सिटीजन और एथिक्स और मॉरल को डेवलप करना है। पॉलिटिक्स और अल्टीमेट को गुड लाइफ, अरिस्टोटल्स। और उसके बाद एडमंड्स कहते हैं कि मॉरल एक्सीलेंस। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑलरेडी हमने बोल दिया है कि कौन कौन सी है।
मतलब अरिस्टोटल के मुताबिक उनकी जो भी गवर्नमेंट थी वो कौन सी पब्लिक मतलब जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट का, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में रूल्स करते हैं तो वो पूरी फॉर्म होती है, अगर सेल्फ इंटरेस्ट हो तो मतलब ये कह रहे थे कि अगर लोगों का हित में हो, लोगों के हिसाब से हो तो वो अच्छी गवर्नमेंट होती है। उसने 3 मतलब फॉर्म बताई थी। एक, जब एक व्यक्ति रूल्स करता है तो वो मोनार्की होती है, या फिर टर्न से अगर सेल्फिश रूल होता है। जब थोड़ी लोग रूल करते हैं तो वो अरिस्टोटल होती है, जो या अर्गेंसी अगर अगर अपने फायदे के लिए होती है। जब ज्यादा लोग रूल्स करते हैं तो वो पॉलिटी होती है, या फिर डेमोक्रेसी अगर सेल्फिश हो जाए तो। अरिस्टोटल के लिए पॉलिटी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि उसमें मिडिल क्लास रूल करते हैं या फिर मॉडरेट और बैलेंस होती है। ठीक है। फिर उसके बाद कंसेप्ट जो सिटीजनशिप था वो यही था कि सिटीजनशिप वही होंगे जो रूल रूल करने और रूल होने दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं। और अरिस्टोटल कहते हैं कि गुड सिटीजन और गुड मैन अलग होते हैं, हर अच्छा नागरिक जरूरी नहीं कि वो अच्छा व्यक्ति हो। ठीक है, मतलब ये कह रहे थे कि अरिस्टोटल के मायने में ये कह रहे थे कि हर जो भी नागरिक है, जो भी लोग हैं, जो भी हैं, उसका ये नहीं है कि वो व्यक्ति अच्छा होगा। तो फिर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था प्लाटो के जो कंज्यूमर के, जो भी उन्होंने वाइफ के बोला था कि कॉमन चीज होनी चाहिए बीवियों के बारे में, उसने बोला था कि ये इलॉजिकल बात है। और उसके बोला था कि हर इंसान जो होता है वो इमोशनली मतलब अटैच होता है, और जो फैमिली है वो नेचुरली होती है, नॉट ए मतलब कि मतलब वो स्टेट के हिसाब से नहीं है। स्टेट उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, स्टेट उस पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। इसकी वजह से मतलब अगर स्टेट करेगी तो ऑब्स्टेकल आना स्टार्ट हो जाएंगे, रुकावटें आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इससे उन्होंने बोला था कि जो प्लाटो की बात है ये आइडियल है और ये मतलब इलॉजिकल बात है। अरिस्टोटल के फेमस वर्ड हैं, व्हाट इज कॉमन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर गेट लीस्ट स्क्वायर। फिर यहाँ सब होता है, उसकी देखभाल कोई नहीं करता। मतलब ये है कि यहाँ हर चीज़ आपको मिलेगी लेकिन उसकी कोई देखभाल नहीं करेगा। फिर उसके बाद अरिस्टोटल क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियल ऑफ फैमिली वाइफ से फैमिलीज, मतलब वही मैंने ऊपर बोल दिया कि उन्होंने वाइफ्स और फैमिली के बारे गार्डियंस के बारे में उन्होंने ऑलरेडी मतलब क्रिटिसाइज किया था कि ये जो बोल रहे हैं ये चीज़ें ठीक नहीं है। अरिस्टोटल क्रिटिसिज्म अरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म ये था कि वो अगेंस्ट ह्यूमन नेचर थे। मतलब अरिस्टोटल ने कहा था कि प्लाटो के आइडियल फीलिंग्स के खिलाफ है। इंसान अपनी फैमिली से नेचुरली प्यार करता है, सब सब कुछ कॉमन होगा तो प्यार भी डाइल्यूट हो जाएगा। व्हाट इज कॉमन टू द ग्रेटेस्ट केयर्स, लेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब सब कुछ शेयर होगा तो वाइफ चिल्ड्रन कोई भी इंडिविजुअल अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियस नहीं लेगा, चिल्ड्रन के लिए प्रॉपर अपब्रिंग होगा। यूनिटी एंड थर्ड फैमिली नॉट बाय अबॉलिशिंग, अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग यूनिटी बनने के लिए फैमिली सिस्टम को हटाना जरूरी नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्ग फैमिली सोसाइटी को स्टेबल बनता है। प्रैक्टिकल, और उसके बाद मिसिंग सीन प्लाटो आइडियाज, और उसके बाद प्लाटो और अरिस्टोटल के जो आइडिया थे उसमें ये था कि आइडियल्स और इम्प्रैक्टिकल थे। और चीज़ अगर हम देखा जाए कि अरिस्टोटल ने कहा था कि प्लाटो के जो भी आइडियाज थे और इम्प्रैक्टिकल थे, रियल लाइफ में लोग अपने चिल्ड्रन और मतलब फैमिली मेम्बर के साथ अटैचमेंट होती है वो इसको छोड़ नहीं सकते। ये एक ऑब्स्टेकल आ जाएगा जिसकी वजह से हो जाएगा कंफ्यूजिंग ऑफ लव एंड अफेक्शन। जब सब लोग एक दूसरे के साथ मतलब रहेंगे तो इससे अच्छा होगा। ये नहीं होगा कि कन्फ्यूजन, जब लोग सब एक दूसरे के साथ बच्चों के साथ अपने बच्चे समझेंगे तो ट्रू पोटेंशियल लव कभी डेवलप नहीं होगा। मतलब ये बोल रहे हैं ना कि अगर पूरे, जैसे प्लाटो ने बोला था कि सब लोगों को एक साथ मतलब कर दो, बच्चे जब पैदा होते हैं तो गवर्नमेंट को संभालेगी, अगर गवर्नमेंट उनको संभालेगी तो मतलब सब कॉमन हो जाएगा। तो फिर अरिस्टोटल इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं कि अगर ये चीज़ सब कुछ बराबर हो जाएगा तो फिर लोग एक दूसरे के साथ अफेक्शन नहीं होंगे। जैसे हम अपने फैमिली में होंगे तो हमारी फैमिली अच्छी केयर करेगी, जब हम कॉमन हो जाएंगे तो उस चीज़ें हमें लॉस होगा, भाई नुकसान नहीं होगा। फिर उसके बाद अरिस्टोटल वो जो थे वो मतलब हम फाइनल वर्ड्स में ये कह रहा हूँ कि अरिस्टोटल जो थे वो एक फिलोसफर नहीं थे, वो एक कंप्लीट थिंकर थे जिसमें साइंस को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, हर चीज़ को फाउंडेशन को लेकर मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया। क्योंकि आप देखें बायोलॉजिकल के भी फादर जो हैं वो अरिस्टोटल हैं। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के इन्होंने मतलब बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं, 158 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, उसके हिसाब से इन्होंने मतलब ये चीज़ें की। फिर उसके बाद इन्होंने कोटेशन दी। फिर उसके बाद जैसे उनकी एक कोटेशन लाइन है ना कि ये लाइन सिर्फ कोटेशन है बल्कि एक रिमाइंडर ह्यूमन बींग्स के लिए, सोसाइटी के लिए, कि एक दूसरे के सोसाइटी के लिए वर्चुअल जस्टिस और एजुकेशन जरूरी है। अगर तुम अरिस्टोटल को समझ लेते हो तो पॉलिटिकल थॉट का आधा सफर कम क्लियर हो जाता है। जैसे देखें
सोक्रेटिस हो गए, प्लाटो हो गए, अरिस्टोटल। अगर आपने इन तीनों को अच्छे से समझ लिया, मेरी वीडियो को अच्छे से देख लिया, तो आपको आपका आधा सफर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आगे जो भी फिलासफर आएंगे ना, जो भी थिंकर्स आएंगे, वो इन्हीं को मतलब इन्हीं को लेके, इनकी बातों को लेके क्रिटिसिज्म करेंगे, इनकी बातों को फिर आप क्रिटिसिज्म करके अपना व्यू ऑफ पॉइंट देंगे, तो आपका काम हो जाएगा अगर आप इनको आपने अच्छे से पढ़ा तो। अरिस्टोटल ने पॉलिटिकल साइंटिफिक प्रैक्टिकल एथिकल फाउंडेशन दिया। उसका फोकस था कि ऑब्जर्वेशन को रियल कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करना और लोगों को मॉरल अपलिफ्ट करना। प्लाटो आइडियलिज्म बिलीव था, अरिस्टोटल रियलिज्म बिलीव था। मतलब प्लाटो जो थे वो आइडियलिज्म के ऊपर बिलीव करते थे, और उसके बाद ये काम करते थे। जब भी अरिस्टोटल का कंसेप्ट जैसे सिटीजनशिप, मिक्स्ड गवर्नमेंट, मिडिल क्लास, कोई भी एथिकल बेस्ड पॉलिटिकल एलिमेंट होता है, मतलब जैसे अरिस्टोटल ने जो भी बातें की है ना, वो एक रेलिवेंट सोर्स था कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए है, रियलिस्टिक होती है। जो प्लाटो की थी वो सिर्फ आइडियल थी, और सिर्फ हम आइडियल के हिसाब से वो चीज़ कर सकते थे। अगर हम इन तीनों का डिफरेंस करेंगे, हम एक साथ इसका कर देंगे, सोक्रेट्स का, प्लाटो का और अरिस्टोटल का। सोक्रेट्स का किया था कि ये इसने कभी बुक्स नहीं लिखी थी, और उसके प्लाटो उनके स्टूडेंट थे, और उसके बाद अरिस्टोटल प्लाटो के स्टूडेंट थे। और उसके बाद फोकस एथिकल एंड वर्च्यू में आप देखें, फिर उसके बाद आइडियल फॉर्म आप में देख सकते हैं, एम्पेरिकल में देख सकते हैं सोक्रेटिक मेथड, और जो मतलब उनका था सोक्रेटिक मेथड डायलॉग क्वेश्चनिंग। और उसके बाद जो प्लाटो का था वो कम्युनलिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी द रिपब्लिक में। और उसके बाद वर्च्यू गुड मीन्स। उसके बाद वर्च्यू इज नॉलेज, स्टार्टेड हिज ऑन स्कूल्स द अकेडमी। और उसके बाद पॉलिटी आइडियल स्टेट विद लार्ज मिडिल क्लास। फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं थोड़े से, जिससे आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट पता चल सके। जो प्लाटो बिलीव करते ओनली फिलोसफी शुड रूल स्टेट बिकॉज ही कंसिडर नॉलेज इज ओपिनियन बेस्ड ऑन चेंजेबल। मतलब ये कह रहे थे कि जो प्लाटो थे वो सिर्फ फिलोसफिकल में शुड बिलीव करते थे स्टेट को, या फिर बिकॉज मतलब उसका मतलब रीजन दिया है कि बिकॉज ही कंसिडर नॉलेज इज ओपिनियन बेस्ड ऑफ चेंजेबल। ठीक है। और इसका ये कि बोथ ए एंड ट्रू, या फिर ए आर ट्रू, मतलब आप इस, फिर उसके बोथ A are true, but R is not correct in explanation. A is true, but R is not false. R is but R is false. फिर उसके बाद D is false, R is true. तो इसका आंसर C है। A is true but R is false। जो इसका रीजन है वो सही नहीं है। जैसे इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें, फिलोसफी किंग को राज करना चाहिए बिकॉज उनके पास रियल नॉलेज होती है जो अनचेंजेबल होते हैं, ओपिनियन बेस्ड है। प्लाटो ने वर्ल्ड की फॉर्म के आइडिया दिए हैं जहां उसने ट्रू नॉलेज के, इसलिए आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अरिस्टोटल सपोर्ट करता है गोल्डन मीन्स इज एथिक्स बिकॉज ही बिलीव्ड द मॉरल वर्चुअस लाइस बिटवीन एक्सट्रीमेट। तो उसका आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। क्योंकि जो भी चीज़ें उसने बोली हैं वो सही बोली हैं। जो अरिस्टोटल की जो बुक्स थी, एथन गोल्डन मीन्स का कंसेप्ट दिया है, जिसमें उन्होंने वर्च्यू को एक्सट्रीमेट के बीच में बीच होता है, जिसमें कोरेज और उसके बाद क्रोडियंस एंड रोशनी के बीच में, ये दोनों स्टेट में सही है, और आर जो आर भी सही है, और जो एक्सप्लेनेशन है सही है। सोक्रेट्स और सेंटेंस जो रहती है करप्टिंग भी यूथ, जो मतलब सोक्रेट्स के ऊपर है, जो भी उनके ऊपर सेंटेंस दिया था कि करप्टिंग, मतलब उसने जो भी करप्शन किया यूथ हो रहे हैं इम्पिटी के, बिकॉज ही टॉट स्टूडेंट टू ओबे ट्रेडिशनल गॉड्स एंड अवॉइड क्वेश्चन अथॉरिटी। कि मतलब जो भी उसने स्टूडेंट को बोला गया था कि ट्रेडिशनल जो गॉड है अवॉइड क्वेश्चन अथॉरिटी। तो उसका आप देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू, और इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फिर उसके बाद बी आप देख सकते हैं, बोथ ए and R is true but R is not correct explanation. A is true but R is false. A is false, R is true। तो इसका आंसर क्या है? सी, A is true but R is false। क्यों? क्योंकि उसने ये देखे, सोक्रेट्स ने सच में करप्शन और यूथ को इम्प्लीमेंट के लिए डेथ के लिए सेंटेंस मिला था, मतलब उनको डेथ की थी, लेकिन जो उसका टीचिंग स्टाइल था ना वो ये था कि स्टूडेंट को इनक्रेज करता था, क्वेश्चन एवरीथिंग इंक्लूड टीचिंग गॉड अथॉरिटी। फॉल्स, सोक्रेट मेथड क्वेश्चनिंग डायलॉग्स, मतलब जो भी था उनका ये था कि वो जो भी वो क्वेश्चन करते वो सोक्रेटिक मेथड से क्वेश्चन करते, जिसमें क्वेश्चन और डायलॉग दोनों आते थे। उसके बाद प्लाटो बिलीव करते थे ओनली फिलोसफी शुड रूल्स द स्टेट बिकॉज फिलोसफी पर्सन हाईएस्ट नॉलेज एंड सीक ऑफ ट्रूथ नॉट पावर्स। फिर आप इसका आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर है बोथ ए एंड टू। और उसके बाद जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है वो करेक्ट है। प्लाटो ने फिलोसफी किंग
कि जो आइडिया अपनी बुक्स रिपब्लिक में दिए थे, उसमें मानना था कि फिलोसफर लोग जो होते हैं वो विजडम ट्रूथ होते हैं, पीछे भागते हैं, ट्रूथ के पीछे भागते हैं, इसलिए उनको पावर देनी चाहिए क्योंकि वो जस्ट रूल के कर सकते हैं दोनों स्टेट में से ही, और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है। मैंने ऑलरेडी ऊपर बोला था कि जो किंग जो था वो बनना चाह रहा था, वो 35 एज में उसकी मतलब क्वालिफिकेशन होने के बाद वो किंग बन सकता था, और उसके ऊपर फिर वो मतलब राज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है मैच द फॉलोइंग है, उसमें ये है कि सोक्रेट्स, प्लाटो और अरिस्टोटल और कन्फ्यूजन। और उसके बाद ऑप्शन आप देख सकते हैं, डॉक्टर एंड अमीन्स, अर्ली ग्रीक केव्स, वर्च्यू ऑफ नॉलेज, हार्मनी थ्रो पिटीज। इसमें सोक्रेट्स, प्लाटो, अरिस्टोटल, कन्फ्यूजन, और इसका आंसर जो था वो ए का 3 है, बी का 2 है, सी का 1 है और डी का 4 है। अगर हम इनमें देखेंगे तो वो ये देखेंगे, सोक्रेटिस बिलीव करते थे नॉलेज लीड्स टू वर्चुअल लिविंग्स, हेंस वर्चू इज नॉलेज। प्लेटो इन हिज फेमस रिपब्लिक यूज एलिगेंसिया केव्स एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन्स एंड ट्रूथ। अरिस्टोटल गिव्स डॉक्ट्रिन्स ऑफ मीन्स, जिसमें उन्होंने कहा था कि वर्चू इज अलाइज स्टेटमेंट एक्सट्रीमेट डिफेंसिव, कन्फ्यूजन स्ट्रेस, हार्मोनिक थ्रो फ्रेस्पिट, पेरेंटी एंड एल्डर का रिस्पेक्ट। ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, जो भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसको अच्छे से पढ़ें, और जो भी इनके 3 जो मैंने डिफरेंस बताए हैं आप वो देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, बताओगे तो पता चलेगा। और पूरी वीडियो देखो अच्छे से, 1-2 मिनट में देखने से कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें बनाने में बहुत मेहनत लगी है। और उसके बाद आपको जब ये तीनों का डिफरेंस पता चल जाएगा तो आपको और अच्छा लगेगा, और चीज़ मतलब ठीक हो जाएगी, बाकी सब ठीक हो जाएगा। आप नेक्स्ट बताना आपका कौन से ऊपर लेक्चर चाहिए, कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। जैसे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी हो गया, और पॉलिटिकल थ्योरीज के ऊपर भी ओवरव्यू हो गया, और उसके बाद आज ये सोक्रेट्स, प्लाटो और एरिस्टोटल के ऊपर भी हो गया। इनके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन कर दी है। आप अच्छे से पढ़ें। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।